तो ये था हमारा कल वाला पेज की सारी लिस्ट जो भी हमने बनाई थी वो हमें दिख गई थी। और क्या किया था हमने, कोई बड़ा काम नहीं किया था। एक मॉडल बनाया था, फिर हमने एक रिपोजिटरी पैटर्न यूज किया था। क्यों किया था? क्योंकि मैंने कहा था ये अच्छा तरीका है, एक तरीका है कि आप सारे मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दो, जिससे किसी कोई भी नया बंदा आए तो देख ले कि इसमें इस पर्टिकुलर क्लास के साथ, एम्प्लॉय के साथ क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं हम। जैसे कार की क्लास होती तो कार के जितने भी एक्शन है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, वो सब इसमें लिख देते। इसका और भी वो फायदा है, लेकिन पहला फायदा तो ये है कि भाई ये बहुत क्लियरिटी प्रोवाइड कर देता है। किसी भी नए बंदे को आना है तो इजी टू अंडरस्टैंड है, सारे मेथड एक ही जगह देख लेगा। बजाय कि आप सीधा कंट्रोलर से खोल रहे हो तो 10 कंट्रोलर हैं, तो 10 कंट्रोलर के अंदर जा जाके सारा कोड लिखो। उसकी बजाय यहाँ पे सिंपल हमें दिख जाएगा सारा कोड। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। और क्या बेनिफिट है वो भी आगे बताऊंगा जब उनका यूज करूंगा। तो हमने क्या किया, लिस्ट हमें चाहिए थी सारी इंप्लॉय की, तो हमने एक मेथड बना लिया कि भैया लिस्ट दो। लिस्ट क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी कंपनी में एक इंप्लॉय तो काम करेगा नहीं, बहुत सारे इंप्लॉय काम करेंगे। तो बहुत सारी चीजें कहाँ पे सेव करते हैं? कलेक्शन के अंदर करते हैं। कलेक्शन कोई भी हो सकता है, हमने लिस्ट लिया है। लिस्ट क्यों लिया है? क्योंकि हमें एक इंप्लॉय टाइप की इंफॉर्मेशन सेव करनी थी, बहुत सारे इंप्लॉय टाइप की इंफॉर्मेशन, इसलिए लिस्ट ऑफ इंप्लॉय लिया है। डिक्शनरी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि डिक्शनरी की और वैल्यू सेव करता है, हमें की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ एम्प्लॉय चाहिए। इसलिए मैंने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लिया और अपने मेथड का नाम लिख दिया। अब मेथड बनाया है इंटरफेस में तो उसकी बॉडी भी देनी पड़ेगी। बॉडी कहाँ देते हैं? इंटरफेस की क्लास में देते हैं। वो क्लास हमारे मेथड को इनहेरिट करेगी, और इनहेरिट करेगी तो उस मेथड की बॉडी भी देनी पड़ेगी। जहां पे मेथड में सिंपल रिटर्न एम्प्लॉयज लिख दिया। तो एम्प्लॉयज क्या है? एम्प्लॉयज एक लिस्ट है। क्यों लिस्ट है? क्योंकि वो मेथड लिस्ट ही रिटर्न करेगा ना, तो जो रिटर्न करेगा वही होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय की एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर मैंने कहा मुझे कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दिखानी है कि कोई भी बंदा एटलीस्ट कुछ भी हो तो 3-4 एम्प्लॉय तो होते ही हैं कंपनी में ना। सीधा कंपनी सीधा आपके साथ पहले वेबसाइट नहीं बनाएगी। कंपनी पहले एम्प्लॉय हायर कर लेगी, फिर लगेगा अच्छा मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो चलो मैं अब वेबसाइट बनवाती हूँ, तो आपके पास आएगी तो उसके ये एम्प्लॉय पहले से ही मौजूद होंगे। तो हालांकि ये डाटाबेस से आएगा, अभी आगे की क्लास में ये सारा कोड हटके डाटाबेस में चला जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम डाटाबेस यूज नहीं कर रहे। हमने कहा कलेक्शन ही बना लेते हैं, लिस्ट वाला, क्योंकि लिस्ट भी मल्टीपल वैल्यू सेव करता है, डाटाबेस की जो टेबल है वो भी मल्टीपल वैल्यू सेव करती है। तो यहाँ पे टेबल की जगह हमने लिस्ट यूज किया है। उसके अंदर ये तरीका आपको पता ही है कि क्योंकि अगर लिस्ट ऑफ इंटीजर होता तो इंटीजर की वैल्यू डालते, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग की वैल्यू डालते। ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है तो हमने एम्प्लॉय बनाया और उसकी वैल्यू डाल दी। तो कोई पूछता है एक मॉडल की क्लास कितने एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करती है, तो आंसर है एक क्लास एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करती है। मल्टीपल एम्प्लॉय के लिए पूरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो एक क्लास, ये देखो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट ने एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट किया, इस ऑब्जेक्ट ने दूसरे एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट किया, इसने तीसरे को रिप्रेजेंट किया, और ये सब बना बना के हमने लिस्ट में डाल दिया। क्या ये बात समझ में आई है? कोई डाउट या दिक्कत? क्लियर है? यस क्लियर है। क्लियर है, राइट। अब इसको ये बन गया हमारा, मतलब बेस हमारा तैयार हो गया कि डाटा भी है, मेथड भी है और मॉडल भी है। अब इसको दिखाएं कहाँ पे? दिखाने के लिए हमें पता है सबसे पहला रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर के पास। तो कंट्रोलर के पास जाएगी तो उसके लिए कंट्रोलर बना दिया। कोई भी क्लास को कंट्रोलर तभी माना जाएगा जब वो कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट हो। ये क्लास कंट्रोलर क्यों है? क्योंकि कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट है। अगर ये हटा दिया तो कंट्रोलर नहीं मानी जाएगी। ये हटा दिया तो एमवीसी समझ ही नहीं पाएगा भाई ये क्या है, ये तो नॉर्मल क्लास है, कंट्रोलर क्लास थोड़ी ना है। तो इसे कंट्रोलर क्लास बनाने के लिए पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यू में कि कैसे पता चलता है कि मेरी क्लास कंट्रोलर क्लास है। तो आपका आंसर होगा कि अगर मेरी क्लास ने कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। कंट्रोलर क्लास किसने बनाई है? डॉटनेट ने, जब एमवीसी स्ट्रक्चर बना रहा था, आर्किटेक्चर बना रहा था, तो कंट्रोलर क्लास बनाई। अगर मेरी क्लास ने कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट किया हुआ है तो मेरी क्लास जो है वो कंट्रोलर क्लास है। कंट्रोलर क्लास का एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, आप कुछ भी नाम जो देना है वो नाम दो, लेकिन आगे कंट्रोलर लगाना जरूरी है। अब मैंने कहा कि भाई मुझे दिखाना है, मैंने कहा यार कि मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाह रहा मैं पेरेंट क्लास का वेरिएबल, पेरेंट क्लास है ना, पेरेंट क्लास नहीं, पेरेंट, पेरेंट ये क्या है? इंटरफेस है। पेरेंट इंटरफेस का वेरिएबल ले रहा हूं। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है इसमें, लास्ट टाइम आप कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ये क्या कह रहा है कि मैं पेरेंट क्लास का वेरिएबल ले रहा हूं, और ये वेरिएबल मैं सेव करा रहा हूं अपनी क्लास लेवल के एक वेरिएबल में। ये देखो पेरेंट इंटरफेस है ना, आपको पेरेंट कहाँ है? ये देखो आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी जो था, ये पेरेंट ही तो था हमारे मेथड का।
ये पेरेंट ही तो है, मेरे को कॉल करना है ये, तो मैं इस क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, मैं इसके पेरेंट का बना रहा हूँ, क्योंकि सारे मेथड तो इसमें ही लिखे होंगे ना। क्या आपको एक बात, इंटरफेस जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था, खोल के बताता हूँ, ये रिवाइज करवा रहा हूँ, तुम लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन दोबारा ही बताता हूँ ये बात। क्या है डाउनलोड सॉफ्टवेयर, चलो कुछ भी होगा, एक यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस जब मैं पढ़ा रहा था तो एक चीज मैंने बताई थी आपको कि इंटरफेस में जब भी मेथड बना लो तो दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। एक तो है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो आपको चाइल्ड क्लास जब डॉट करोगे तो चाइल्ड क्लास में जितने भी मेथड होंगे सारे मेथड मिल जाएंगे, चाहे वो इंटरफेस में डिफाइन हो या ना हो। जैसे मान लो, दिखाता हूँ एक बार ना, ये कंसेप्ट ये सब समझने वाली बात है। इंटरफेस मान लो मेरा ये है एबीसी, इसमें एक मेथड है ABC1, एक है ABC2, तो ये मेरी चाइल्ड क्लास है। इसने एबीसी को इनहेरिट किया हुआ है, इनहेरिट नहीं इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, लेकिन इंटरव्यू अगर इनहेरिट बोले तो उससे लड़ना मत, हाँ बोल देना हाँ इनहेरिट बोलते हैं। तो इसने मान लो ABC1 को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बॉडी दिए काम चलेगा ही नहीं। ABC2 को भी करना पड़ेगा, लेकिन मान लो इसने ABC3 और ABC4 अपना मेथड भी बना रखा है। तो अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डॉट करूंगा, तो कौन कौन से मेथड आएंगे, ABC1 2 3 4 चारों आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? यस। राइट। लेकिन अगर मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ABC OBJ इक्वल टू न्यू चाइल्ड, तो मैंने कहा था जब मैं पेरेंट इंटरफेस के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सेव कराऊंगा, तो अब जब ओबीजे में आएंगे वो खाली ABC1 और 2 आएंगे, ना कि नीचे वाले आएंगे। याद है नहीं याद? यस, याद याद है, है। राइट। अब इसमें 3 4 नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर सेम ही मेथड दो इंटरफेस में हो तो हम इंटरफेस स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन करते हैं, डॉट लगा देते हैं, राइट। तो उसे दोबारा रिवाइज कर लेना। लेकिन ये बात पॉइंट यहाँ पे बताने वाली है कि अगर इंटरफेस के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो खाली इंटरफेस वाले मेथड आएंगे, चाइल्ड क्लास वाले मेथड नहीं आएंगे। चाइल्ड क्लास के ये 3 और 4 चाइल्ड क्लास में है, इंटरफेस में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब इस बात को यहाँ पे रिलेट करो, इस कंट्रोलर में हम इंटरफेस का बना रहे हैं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना के सेव करा रहे हैं। आप कहोगे ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे हो, तो मैंने कहा है एमवीसी हमारे लिए अपने आप बना देता है। बट अगर ये असाइन करते तो आप समझ लो ये लिखा हुआ है न्यू एम्प्लॉय रिपोजिटरी, ऐसे करके बना हुआ है। किसने बनाया? हमने नहीं बनाया, एमवीसी ने हमारे लिए अपने आप बना दिया। उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको, आपको बस असाइन कर देना है एक वेरिएबल में। अब लेकिन मैंने चाइल्ड क्लास का नहीं किया, इंटरफेस का किया। क्यों किया? अब देखो इससे कितना फायदा हुआ। ये एक चीज पूछ रही हूँ, आप पूछो। ये रीड ओनली क्यों लिखते हैं? रीड ओनली की कोई बंदा मान लो गलती से चेंज ना कर दे मेरा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे 100% पता है ना कि मुझे क्या चाहिए। मुझे वो चाहिए जो जो मेथड, एक बात याद ध्यान से समझना, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो मेथड कॉल करने हैं जो मेरे इंटरफेस में लिखे हैं, क्योंकि मैंने रिपोजिटरी पैटर्न बनाया है। इसके अलावा मुझे कोई और मेथड नहीं चाहिए। यही रिक्वायरमेंट है मेरी, बताओ। करेक्ट। अगर मैं ये ना करूं कि ये मेथड भी मिल जाए, कोई दूसरा तीसरा चौथा भी मिल जाए, तो फिर वही कंफ्यूजन ना। मुझे तो ये मैंने बनाया कोई रिपोजिटरी पैटर्न जिससे किसी भी बंदे को पता करना हो कि मेरी क्लास के साथ क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, सीधा यहाँ पे आए और देख ले। अब आपका क्वेश्चन है कि भाई रीड ओनली क्यों बनाया, तो रीड ओनली क्यों बनाया, अब ये सोचो। अभी बताता हूँ क्यों बनाया। एक्चुअली रीड ओनली, चलो मैं बिना उसके बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ। रीड ओनली इसलिए बनाते हैं कि नीचे नीचे कोई मेरा कुछ चेंज वेंज ना कर ले। मान लो आप तो डेवलपर थे, आपने इसमें असाइन कर दिया नॉर्मल वेरिएबल में बना के, ठीक है। मान लो आपने नॉर्मल, कोई कल को दूसरा डेवलपर आया, उसने एक दूसरे मेथड में क्या कर दिया,
दूसरे मेथड में ये लिख दिया न्यू और कोई दूसरी क्लास, क्योंकि इंटरफेस, ये बड़ी बात ध्यान से समझना, सारी चीजें आप पढ़ रखी है आपने, बस उसे रिलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि इंटरफेस जरूरी तो नहीं है ना कि खाली इसी का पेरेंट हो सकता है उसने एक और क्लास बना दी मान लो। इसे रोकता हूं भी, देखो गलती रीड ओनली नहीं बनाएंगे तो क्या गलती होगी। रिपोजिटरी पैटर्न में क्लास ऐड करेंगे, इसने भी पहले इसी वाले इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया। या आपने तो बनाया था कि भैया मेरा वाले मेथड कॉल हो, इसने भी कर लिया ये, और कोई बॉडी वॉडी दी थी, इसने अपना मेथड बना लिया। इसने अपना मेथड बना लिया। अब इसने क्या किया, कोई दूसरा, तुमने नहीं, तुमने तो सही तरीका काम किया था, तुम्हें पता था काम कैसे करते हैं, पर नए डेवलपर को पता नहीं था, उसने ये कर लिया। अब ये इस वाले इंटरफेस में दूसरी क्लास भी तो हो जाएगी। क्या नाम था दूसरी क्लास का, हमने एम्प्लॉय डॉट क्या लिया, एम्प्लॉय 2 लिया है। अब उसने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब ये लो, अब उसने आपकी फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर दिया। अब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा आए कुछ काम करने और आपने डॉट लिखा, तो उसे आपकी जगह ये वाला मेथड मिल गया, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, राइट? करेगा या नहीं करेगा? बताओ। हो जाएगी। भाई अपने मेथड में क्या लिखा है आपको क्या पता? आपने तो आप आर्किटेक्चर हो या फिर आप बना रहे हो सॉफ्टवेयर, तो आपने कहा था कि भाई जब मेरा याला मेथड कॉल हो ना, याला कोई कॉल करेगा तो ये वाला होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा बना दे वो वाला। तो उसके लिए आप क्या कहते हो कि कोई दूसरा बंदा चेंज ना कर पाए, बड़े ध्यान से बात समझना, कोई दूसरा बंदा चेंज ना कर पाए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रीड ओनली बना दूंगी। अब आते हैं, अब बंदे ने दूसरी क्लास बना ली, अब बड़ा जोशीला बंदा था, यहाँ पे आके चेंज करता है वो। क्या कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा? क्या कह रहा है, रीड ओनली फील्ड कैन नॉट बी असाइंड। कह रहा भैया आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो कहेगा भाई चेंज क्यों नहीं कर सकता, फिर जाके ऊपर देखेगा, कहेगा रीड ओनली है, कहेगा अच्छा जिस बंदे ने बनाया है उसे पता है कि ये जो फंक्शनैलिटी है ना चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो बंदा समझ जाएगा अच्छा ये चेंज नहीं होनी चाहिए, तो मैं अपना कोड हटा दूं, तो वो अपना कोड हटा देगा। बात समझ में आई क्यों रीड ओनली बनाया? हाँ हाँ, ताकि आपकी तो वही फंक्शनैलिटी को, यूज कर सकते हैं, बाद में फिर यूज ना कर। करेक्ट करेक्ट, अगर उसे करना है तो क्या उसे मान लो अपना मेथड बनाना है, तो क्या करेगा वो, कुछ नहीं करना उसे, यहाँ पे जाके बनाए अपना मेथड वाइड टेस्ट, कि जिससे सबको पता हो ना कि भैया यही वाले मेथड है मेरे, यहाँ पे बनाए और एम्प्लॉय रिपोजिटरी में जाके उसकी बॉडी दे और काम कर ले। मेनली क्या ऐसे बॉडी देता है आपको पता ही है सब चीजें, तो उसे बनाना है तो यहाँ पे बॉडी दे दे। अब ये दिमाग वाली चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे जाके करे, और अब उसे यूज करना है तो मस्त इसी वाले ऑब्जेक्ट को यूज कर ले। यहाँ पे लो, हमारा ऑलरेडी बना हुआ एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट टेस्ट, ये तरीका होना चाहिए। पर अगर रीड ओनली ना होता तो वो चेंज कर चुका होता बंदा अब तक, तो आपकी पूरी फंक्शनैलिटी फट गई होती। क्लियर है या नहीं है क्लियर? क्लियर है। ठीक है, आपको भी क्लियर है दीपक? मेरा कॉल आ गया था सर, मैं सुन नहीं पाया था एक्चुअली। हाँ, ठीक है, कोई नहीं, रीड ओनली का इसलिए बनाते हैं कि ताकि आपका कोई ऑब्जेक्ट आगे चेंज ना कर सके। ये क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाता है, आप ये सब हम पढ़ ही चुके हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट बना के सेव कर रहा है, हम नहीं बना रहे, लेकिन कौन बना रहा है, डॉटनेट एमवीसी हमारे लिए बना रहा है। तो ये रीड ओनली बेसिकली, ये चालू का क्वेश्चन था रीड ओनली क्यों बनाया, तो मैंने उसे बताया रीड ओनली इसलिए बताया कि मान लो आपने तो ये मेथड बना रखे हैं इसके, पर कल को कोई दूसरा डेवलपर आ गया, उसने वो फंक्शनैलिटी चेंज कर दी और यहाँ पे नया ही ऑब्जेक्ट बना लिया, तो आपका भी कोड फट जाएगा, क्योंकि वो तो नया ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो आप कहते हो कि नहीं नहीं भाई,
कोई मेरा चेंज ना कर सके, इसलिए मैं रीड ओनली बना देता हूँ इसे, तो इसलिए रीड ओनली बना दिया। सिंपल इतने बनाया कि कोई दूसरा बंदा उसे चेंज ना कर पाए। ठीक है। ठीक है। और ये बात समझ में आई थी कि भाई कंस्ट्रक्टर में आई एम्प्लॉय इंटरफेस का वेरिएबल लेके सेव कर दिया, तो अब हमें ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मिल गया है। किसका मिला, उसके लिए हमें ये बताना पड़ता है उसे कि भाई किसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं टू क्रिएट एम्प्लॉय रिपोजिटरी व्हेन ट्राई टू एक्सेस ठीक है। यहाँ पे हम एमवीसी को क्या बता रहे हैं कि भाई जब भी कोई बंदा आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी मांगेगा ना, तो उसे एम्प्लॉय रिपोजिटरी दे दियो। और ये कहाँ पे मांग रहा है, ये देखो यहाँ पे मांग रहा है, यहाँ पे असाइन कर रहा है। तो ये मांगेगा आई, आप कहोगे आप कहाँ मांग रहा है, तो ये देखो आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी है, इसको असाइन करा रहे हो आप। तो जब ये इसको असाइन करेगा तो वो क्या करेगा, सीधा सिर्फ इंटरफेस असाइन नहीं करेगा, वो यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाना, कहेगा हाँ हाँ ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो इसका ऑब्जेक्ट बना देगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ। नहीं सर, ये नहीं आई समझ में। ठीक है, इसमें कोई वाली घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं मैं आपको। किसी भी, हम ये ऑब्जेक्ट बनाए क्यों रहे हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फंक्शनैलिटी कंट्रोलर में नहीं लिखी, रिपोजिटरी में लिखी है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, यस। बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्या मैं रिपोजिटरी मतलब हमेशा बनाते हैं? हमेशा बनाते हैं, हम हमेशा बनाएंगे, ये एमवीसी के साथ सबसे ज्यादा यूज होता है ये पैटर्न। अच्छा। ठीक है। अब दूसरी क्लास का मेथड है, रिपोजिटरी क्लास का मेथड है, वो मैं तभी एक्सेस कर पाऊंगा जब उसका ऑब्जेक्ट बनाऊं। क्या बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेथड एक्सेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। नहीं। नहीं। तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, ये मेरे माइंड में क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट बनाने का दो तरीका है, एक तो है सिंपल ऐसे बना लूं, लेकिन एमवीसी कहता है भाई सिंपल ऑब्जेक्ट मत बना। उसका फायदा बताऊंगा क्या है फायदा। वो कहता है जो इंटरफेस में तेरे मेथड हैं, तो उस इंटरफेस को सेव करा ले किसी ग्लोबल वेरिएबल में। क्यों करा ले, बताऊंगा क्यों करा ले। अब ये ऑटोमेटिकली मैं तेरे लिए ऑब्जेक्ट बना दूंगा, तू बस ये लाइन लिख दे कि जो भी ये कंस्ट्रक्टर में वैल्यू आ रही है उसे सेव कर दो मेरे वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं सेव करा रहा हूँ आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, बट एमवीसी कहता है तू बस मुझे बता दे कि किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो आपने जाके यहाँ पे बता दिया है, इस लाइन से बता देते हो कि जब कोई आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट मांगेगा तो तू ये ऑब्जेक्ट बना दियो इस क्लास का। क्या ये बात समझ में आई, यस। ना इसमें समझना क्या, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। यहाँ पे आपको क्या, अगर आपको नहीं होता कोई बड़ी बात, बिल्कुल आसान समझ के समझो इसे। नहीं होता तो आपको क्या करना होता है, ऐसे बनाना होता, न्यू एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ये भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एमवीसी कहता है भाई ये तो आप क्या कह रहे हो कि इसके साथ आपने बाइंड कर दिया कि मैं कल को मैं, अभी देखो क्या हो रहा है, अभी एम्प्लॉय रिपोजिटरी में एक सब कोड में लिस्ट में बना रहा हूं, कल को मुझे डाटाबेस से कनेक्शन करना हो और दूसरी क्लास बनाऊं, तो हर कंट्रोलर में जाके मुझे फिर यहाँ पे चेंज करना होगा। तो ये कहता है ऐसे मत कर, तू ऐसे कर और बता दे मुझे प्रोग्राम डॉट सी एस में कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं तुझे ऑब्जेक्ट बना के दे दूंगा। इतनी सी सिंपल सी बात है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, यस। ठीक है। कंफ्यूज मत करना माइंड को, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, हम कैसे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एमवीसी ने हमें बताया कि भाई मेरी बात मान, ऐसे बना, मैं तेरे लिए ऑब्जेक्ट बना दूंगा, तू ऐसे लिख दे बस, मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। क्यों, तो वो मैं पूछूंगा क्यों बनाएगा, मैं खुद बनाऊंगा। तो कहेगा नहीं नहीं, वो बाद में तू फंस जाएगा। कब बाद में फंसेगा अभी बताऊंगा कब बाद में फंसेगा। अभी बाद अभी आया नहीं है, जब बाद आएगा तो बताऊंगा कि कहाँ फंस जाते हैं अगर आपने ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया होता। ये तो कह रहा दिस है क्यों ऐसे, लगाया अपन ने, दिस डॉट? हाँ बहुत सही क्वेश्चन है, ये मैंने बताया नहीं था। दिस का मतलब होता है, अब देखो इसका नाम भी सेम है, राइट, ये नाम भी सेम है, ये नाम भी सेम है नहीं है। करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास के लिए ना? हाँ, दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास लेवल का वेरिएबल। ये भी, ये देखो ये लोकल वेरिएबल है। लोकल क्यों है, क्योंकि ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर है और ये क्लास लेवल का वेरिएबल है। तो अब दोनों का नाम सेम होगा तो एमवीसी कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई,
इसमें सेव करूं या इसमें सेव करूं, तो हम दिस लगा देते हैं। दिस का मतलब होता है मेथड वाले में मत कर, क्लास वाले में कर। दिस रिप्रेजेंट करता है क्लास को, कि क्लास वाला जो वेरिएबल है उसमें सेव कर। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ दीपक। यस आइए। ठीक है, इसमें हाँ ये बड़ा सिंपल है कि क्लास वाले को, अगर आपका सेम नाम का मेथड, सेम नाम का वेरिएबल यहाँ पे भी है, ये देखो इसका नाम भी सेम है और इसका नाम भी सेम है, तो अब यहाँ पे अगर मैं ये लिख देता तो वो कंफ्यूज हो जाता, भाई किस में करूं, इस वाले में करूं या इस वाले में करूं। तो मैंने बता दिया भैया ये वाला इस वाले में कर, ऊपर वाले में, दिस वाले में कर। दिस हमेशा क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो ये बात अब हमें क्लियर आ गई। अब हमें क्या करना, ये थोड़ा सिंपल सा स्टेप था, कुछ किया ही नहीं हमने। अपना मेथड कॉल किया, वो लिस्ट रिटर्न करता था तो मैंने लिस्ट में सेव करा लिया, चाहता तो लिस्ट लिख देता, वेर वेर लिख दिया, वेर अपने अंदर कुछ भी सेव कर लेता है, तो चाहे वेर लिखो लिस्ट लिखो एक ही बात है। और जो व्यू के अंदर डाल दिया, फिर राइट क्लिक करके व्यू क्रिएट किया, वो सब आपको पता ही है ऑलरेडी, या कोई डाउट है उसमें? बताओ। नहीं ठीक है, ये वेर और दिस ठीक है। ठीक है, ये करके देखना है, जितनी बार 10 बार कम से कम बनाना है, 10 क्लास बनानी है आपको कम से कम। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? एक फंक्शनैलिटी हमने खत्म कर ली, एक फंक्शनैलिटी खत्म कर ली। नेक्स्ट टारगेट क्या है? बहुत सिंपल टारगेट है नेक्स्ट हमारा। क्या है भाई? कि एम्प्लॉय में जाके इंडेक्स बना लिया हमने। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि भैया कोई क्रिएट करके नया एम्प्लॉय भी यहाँ पे बना दे। राइट, अभी क्रिएट करूंगा तो ये देखो ये चेंज हो गया, एम्प्लॉय पे गया और क्रिएट नाम का मेथड पे इसने कॉल किया। यहाँ पे देखो, जब क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूं तो एम्प्लॉय के कंट्रोलर में ही क्रिएट नाम के मेथड को कॉल कर रहा है। ये बात समझ में आती है आपको या नहीं आती? इस लाइन का मतलब यस क्या है कि एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर क्रिएट नाम के मेथड को कॉल करो। ये बात तो क्लियर है, राइट? यस। अब ऐसा हुआ क्यों? जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने क्रिएट वाला मेथड कॉल क्यों किया, तो चलो चेक करते हैं क्यों किया। क्लिक कहाँ पे क्लिक किया होगा? मैंने व्यू पे क्लिक किया होगा या कंट्रोलर पे क्लिक किया होगा? कंट्रोलर पे। कंट्रोलर, हमें तो दिखता तो व्यू ही है, कंट्रोलर पे कहाँ से क्लिक कर दूंगा? यहाँ पे जो दिख रहा है वो व्यू है, अच्छा अच्छा तब यस। तो व्यू पे क्लिक करूंगा ना। हम्म। कंट्रोलर पे सीधा अगर यहाँ पे डालूंगा तो कंट्रोलर जाएगा, लेकिन पेज पे जो भी होगा वो व्यू है। तो कहाँ पे क्लिक किया? व्यू पे क्लिक किया, कंट्रोलर पे क्लिक किया? व्यू पे। व्यू पे। तो देखते हैं व्यू में एक रेट न्यू कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा व्यू होगा? नीचे व्यू। एम्प्लॉय वाला होगा ना, एम्प्लॉय के अंदर होगा, एम्प्लॉय के अंदर इंडेक्स नाम का व्यू है, राइट? अब देखते हैं क्रिएट न्यू, ये देखो ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, लिखा हुआ है, राइट? यस। ए मतलब एंकर टैग, एचटीएमएल आपने पढ़ी होगी 4 घंटे वाली वीडियो। एंकर टैग मतलब लिंक होता है ये। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी क्रिएट न्यू पे क्लिक हो तो कौन से एक्शन पे जाए? एएसपी एक्शन लिखा हुआ है ना, कि कौन से एक्शन पे जाए? बताओ क्या लिखा है, कौन से एक्शन पे जाए? क्रिएट पे। क्रिएट पे। तो इसीलिए जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो क्रिएट पे जा रहा है। क्या बात समझ में आई? अगर आपको कल यस। को दूसरा लिंक बनाना होगा और अपना कोई मेथड बनाना होगा तो लिंक बनाओ ए करके और अपने मेथड का नाम दे, यहाँ पे एएसपी एक्शन में अपने मेथड का नाम दे दो। क्लियर? क्लियर। ठीक है, ये बात समझ गए। लेकिन इसने तो एरर फेंक दी, कह रहा है द व्यू क्रिएट वाज नॉट फाउंड। जब ये इस पे जाता है तो उसके बाद व्यू भी ढूंढता है ना, कि भैया इस नाम का कोई व्यू है नहीं है। यही तो बताया था कि जो जब आप कॉल करते हो तो कंट्रोलर पे जाएगा। तो देखते हैं कंट्रोलर पे जाके क्या कर रहा होगा ये। कहाँ है कंट्रोलर कंट्रोलर हमारा? ऊपर। यस मॉडल। हाँ ये कंट्रोलर, यहाँ पे जाएगा, क्रिएट मेथड पे जाएगा। क्रिएट मेथड है, अब देखो क्रिएट के दो दो मेथड हैं। एक के ऊपर लिखा है http पोस्ट, एक के ऊपर कुछ नहीं लिखा। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा उसे बोलते हैं गेट। गेट क्या होता है? गेट होता है सर्वर से कोई चीज लेना, गेट करना। और पोस्ट होता है सर्वर को कुछ देना। तो जब पहली बार क्लिक करेंगे, ये बड़ी सिंपल सी बात है, कोई उसमें कंफ्यूज मत होना। गेट मतलब सर्वर से लेना और पोस्ट मतलब सर्वर को देना। तो पहली बार जब करते हैं तो हम सर्वर से लेते हैं। क्या कैसे लेते हैं? हम सर्वर को कह रहे हैं कि भाई क्रिएट नाम का कोई पेज है तो मुझे दे। सही बात है, राइट? यही तो कह रहे हैं यहाँ पे।
इंडेक्स में क्या कहते हैं कि भाई इंडेक्स नाम का कोई मेथड हो और वो कोई व्यू बना रखा हो उसने इंडेक्स नाम का, तो वो मुझे दे, तो इसने दे दी वो इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये इंडेक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा था, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वो गेट वाले मेथड है, गेट मेथड है। दोबारा बताता हूँ, है सिंपल चीज, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दो मेथड होते हैं, होते चार हैं पर अभी दो की बात करते हैं, गेट और पोस्ट। गेट मतलब वी आर आस्किंग सर्वर टू गिव समथिंग, पोस्ट मतलब वी आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन टू सर्वर। जब आप फॉर्म वॉर्म बनाते हो, फॉर्म भरते हो, फिर सबमिट पे क्लिक करते हो, तो वो इंफॉर्मेशन आप सर्वर को दे रहे हो, तो उसका मतलब वो पोस्ट है। क्लियर? हिंदी में समझ, वैसे बात समझ में आई जनरल भाषा में कि यहाँ पे मैंने सर्वर से मांगा, कोई चीज मैंने फॉर्म भर के सबमिट नहीं किया, मांगा तो गेट है। तो पहली बार जब क्रिएट कॉल होगा, क्रिएट के दो मेथड है, इंडेक्स के तो सिर्फ एक ही मेथड होता है, गेट गेट वाला। क्योंकि यहाँ पे मैं इस पेज में कोई भी मैं इंफॉर्मेशन सर्वर को भेज नहीं रहा, कोई पे पोस्ट वोस्ट नहीं कर रहा, क्लिक करके कहीं भर नहीं रहा मैं कोई इंफॉर्मेशन, इसीलिए इंडेक्स का हमेशा गेट मेथड होगा ओनली। चेक कर लेते हैं। तो इंडेक्स का सिर्फ एक मेथड है जो कि गेट मेथड है, लेकिन क्रिएट के देखो दो मेथड है, एक गेट है एक पोस्ट है। अभी दिखाता हूं कैसे गेट, कहां पे गेट यूज होगा कहां पे पोस्ट होगा। कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो टेंशन मत लेना, 10 बार प्रैक्टिस करोगे सब इजी हो जाएगा। मैंने कहा क्रिएट न्यू पे क्लिक करे तो एक पेज खोलना चाहिए, लेकिन इसने एक्सेप्शन फेंक दी कि भाई व्यू तो है ही नहीं है। एक्सेप्शन क्यों फेंकी होगी वो बताने जा रहा हूं, कि उसने क्रिएट पे क्लिक किया तो इस वाले क्रिएट मेथड पे कोड आया होगा और उसने बोला रिटर्न व्यू। इसने इस कोड में कुछ नहीं लिखा, सिंपल कहा है एक व्यू रिटर्न कर दे। और रिटर्न व्यू का मतलब होता है कि मेरे नाम का, एक्शन के नाम का एक व्यू होना चाहिए। इंप्लॉय के अंदर हम चेक करेंगे व्यू है या नहीं है, क्रिएट नाम का व्यू है या नहीं है, नहीं। बताओ दीपक। नहीं है, तो इसने बोल दिया भैया है ये नहीं है। ये देखो कह रहा है क्रिएट वाज नॉट फाउंड, द व्यू क्रिएट वाज नॉट फाउंड। तो एरर बिल्कुल इसने सही दी अपनी तरफ से या कोई गलती की? सही दिए। सही दी है, तो इसका मतलब सही है एरर। चेक भी कर लेते हैं कि यही चीज हो भी रही है या मैं ऐसी कहानियां सुना रहा हूं तुम्हें। तो डिबगर लगाते हैं, डिबगर इसके आगे लगता था ना, ओ यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे डिबगर लगा दिया। अब चेक करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ यही हो रहा है या नहीं हो रहा। क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, आ गया डिबगर कंट्रोलर पे, कौन से मेथड पे आया, गेट वाले पे आया, गेट। पोस्ट वाले पे नहीं आया। अभी पोस्ट वाले पे भी जाएगा, टेंशन मत लेना, अभी गेट वाले पे आया। F10 किया, राइट। अब इसने व्यू रिटर्न के लिए बोला होगा, यहाँ पे गया, अभी व्यू तो ढूंढा होगा, व्यू मिला ही नहीं इसे, और उसने एरर दिखा दी। जो मैंने बोला वही हुआ या नहीं हुआ? यस। वही हुआ। बोलते रहो जिससे मुझे लगे कि सुन रहे हो। ठीक है, अब बना लेते हैं एक व्यू। बनाना क्या है, राइट क्लिक करना है, बनाना तो सबको आता ही है, अब तो बनाने को लगे तो रट लेना। अंदर कहीं पे भी अंदर राइट क्लिक करो, ऐड व्यू पे क्लिक करो, एम्प्टी करना है। हमें एम्प्टी नहीं बनाना वरना डिजाइन भी खुद बनाना पड़ जाएगा। हम कह रहे हैं भाई तू हमारे लिए डिजाइन डिजाइन बना दियो। तो रेजर व्यू सेलेक्ट किया, व्यू का नाम क्या होगा, क्रिएट होगा। अगर यहाँ पे कुछ और नाम लिख दूं तो चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, सेम होना चाहिए। चलेगा, करेक्ट। एक्शन का नाम सेम होना चाहिए तो सेम लिखना पड़ेगा। टेम्पलेट पूछ रहा है कि भाई कौन सा टेम्पलेट बना दूं, तो कौन सा देखते हैं, क्रिएट वाला टेम्पलेट बना भाई। क्रिएट। टेम्पलेट मतलब डिजाइन डिजाइन कैसा डिजाइन करूं मैं कह रहा हूँ क्रिएट वाला कर। पूछ रहा है मॉडल कौन सा है तेरा, तो हमारा मॉडल ये वाला मॉडल है। हम्म। कह रहा है पार्शियल बनाऊं, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई पूरा बना। और रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, स्क्रिप्ट मतलब जो भी डिजाइन विजाइन जो लाइब्रेरी है उसे रेफरेंस करूं या ना करूं, तो मैं कह रहा हूँ कर। कि तो तेरा थोड़ा डिजाइन विजाइन जो बना रहे हो तो अपने हिसाब से बना, मुझसे टेंशन मुझसे मत पूछ। कह रहा है लेआउट पेज यूज करूं, लेआउट पेज क्या होता है बाद में बताऊंगा, पर मैं कह रहा हूँ हाँ कर, यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ।
1-2 मिनट लगेगा, खुल जाएगा। लास्ट क्लास में इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि वो दूसरा प्रोजेक्ट भी ऐड कर रखा था मैंने, दूसरा प्रोजेक्ट भी चल रहा था। यस, वो पहले जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ना सिंगल, उससे भी हो गया था दूसरा, वो बाद में फिर हाँ हाँ हाँ। मैंने उसी से किया था। ठीक है भाई, बन गया क्रिएट। अब देखो इसने अपने आप ही कुछ डिजाइन जो बना के दे दिया हमें। क्या बनाया है यूआई पे देखते हैं। ठीक है, चाहो देखो दोनों तरीके से हो सकता है। चाहो तो यहां से सीधा ही आप क्रिएट कॉल कर लो, चाहो चाहो तो सीधा ही क्रिएट कॉल कर लो, तो भी वही वाला पेज खुलेगा, तो भी वाला पेज खुल जाएगा जो भी अभी अभी जो नया बना है। चाहो तो इंडेक्स से जाओ, तो भी यही पेज खुल जाएगा। अब देखो यही बनाया इसने, क्रिएट एम्प्लॉय लिखा है इस पेज पे, क्रिएट भी लिखा है, एम्प्लॉय भी लिखा है। अब आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, कंट्री, सैलरी, ये सब बनाए हैं। ये देखो आईडी बनाया है, नेम बनाया है, डिपार्टमेंट, सिटी, कंट्री सब बनाया है। तो जो ये डिजाइन है ना वही यहाँ पे दिख रहा है। आपको पढ़ना है एक एक लाइन और समझना है कि क्या डिजाइन कैसे बन रहा है। कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस। कर लोगे राइट। अब क्या करना है मुझे, बन गया मेरा पेज, गेट वाली रिक्वेस्ट आ गई। अब बस डाल दो इन्फॉर्मेशन। ये पूरा टेम्पलेट खुद ही रेडी होकर आया है ना? हाँ ये देखो, अब जब हमने, क्योंकि हमने एम्प्टी नहीं मांगा था, हमने कहा था तू हमारे लिए टेम्पलेट बना दे, तो इसलिए इसने बना दिया हमें। वही तो हमने सेलेक्ट किया था ना, ये तो याद है अभी? अगर ये नहीं बना तो अपने खुद को पूरा बनाना पड़ता सर ये। हाँ रियल लाइफ में आपको खुद ही खुद डिजाइनिंग करनी है, लेकिन डिजाइनर कंपनी में अलग होते हैं, तो वो डिजाइन करके आपको देंगे, छोटी मोटी चीजें आपको चेंज करनी है। तो इसलिए बेसिक तो ये पता होना ही चाहिए कि क्या क्या है। और कुछ अलग नहीं है, एचटीएमएल का ही है ये। दिव आप पता है एचटीएमएल में क्या होता है, फॉर्म एचटीएमएल में होता है। थोड़े बहुत ये चीज आपको सीखनी है क्या क्या होता है, ये भी आप करते करते सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या अभी ये इन्फॉर्मेशन जाके सेव हो जाएगी या नहीं होगी? नहीं होगी बताओ। अभी तो। नहीं नहीं होगी। होगी ना, क्योंकि कोड तो हमें लिखना है सेव करने का, और जब यस। हमने कोई कोड ही नहीं लिखा तो कहाँ से होगी। क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करके ये पेज खुल गया वापस इंडेक्स वाला, लेकिन वो क्रिएट नहीं हुआ बंदा। शिवानी नाम की लड़की क्रिएट हुई या नहीं हुई? नहीं। नहीं हुई। अब देखते हैं क्यों नहीं हुई। तो देखते हैं पहले कर क्या रहा होगा ये। जब पोस्ट पे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोलर का क्रिएट ही कॉल होगा, क्रिएट ही कॉल होगा, लेकिन इस बार पोस्ट वाला होगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन डाल के आप सर्वर को दे रहे हो। दे रहे हो नहीं दे रहे? यस। सर्वर को क्या पता आई नाम क्या है, सैलरी क्या है, ये आप यूजर इंफॉर्मेशन भर के क्लिक कर रहे हैं, मतलब आप कुछ पोस्ट कर रहे हो सर्वर पे। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है कि पहले वाले में गेट क्यों बोला, दूसरे वाले में पोस्ट क्यों बोल रहे हैं? दूसरे वाले में पोस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन आपने डाली, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक किया, तो मतलब आपने सर्वर को कुछ भेजा। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। चेक करते हैं कि ये वाला आया नहीं आया। ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए ना भाई, पोस्ट वाला होना चाहिए। इस बार गेट वाला नहीं होता है। इस पे भी लगा देता हूँ, तुम कहोगे कि हाँ इस पे नहीं लगाया आपने इसलिए आ गया, इस पे भी लगा देता हूँ, देखता हूँ कौन सा वाला आता है। पहली बार में तो गेट वाला आया, ये देखो, ये तो आएगा ही। आप जब भरूंगा तो पोस्ट वाला आना चाहिए। पोस्ट वाला, पोस्ट वाले पे आया नहीं आया, ये देखो यस। आया। देखो अभी क्या कोड लिखा हुआ है, ये कोड सर्वर हम अपने आप ही एमवीसी ने क्रिएट किया था हमारे लिए। लिखा है रीडायरेक्ट टू एक्शन। कौन सा एक्शन पे रीडायरेक्ट हो जा? इंडेक्स वाले पे। रीडायरेक्ट मतलब कि यहाँ पे तो तू आ गया, पर वापस जा, चला जा इंडेक्स वाले पेज पे, इंडेक्स वाले एक्शन पे। तो इंडेक्स वाला एक्शन क्या है? ये है, यहाँ पे लगा देते हैं कि भाई सेव वेव करने के बाद इंडेक्स वाला पेज खोल दियो और दिखा दियो लिस्ट। अभी अभी आएगा, ये देखो इंडेक्स वाले पे आ गया।
और F10 करूंगा तो वही लिस्ट लेके आया जो भी लिस्ट पड़ी थी, और रिव्यू में डाल के इसने फिर से रिटर्न कर दिया इंडेक्स वाला पेज। तो इसलिए इंडेक्स वाला पेज हमें दिख रहा है। तो कैसे हो रहा है ये समझ में आया कि कैसे हो रहा है, मतलब काम कैसे कर रहा है। कि जब मैंने इस पे क्लिक किया तो गेट वाला खुला, क्योंकि पहली बार हम गेट लेते हैं। अब जब इंफॉर्मेशन डाल के मैंने क्लिक की, कुछ अभी खाली कर रहा हूँ, तभी भी वही खुलेगा। अच्छा, ये लगी हुई है इसने, हमने बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो सबको मैंडेटरी फील्ड बना देता है, कुछ भी डाल दो अभी। फिर जब गया दोबारा तो ये कोड एमवीसी ने हमारे लिए, अभी तक हमने कोई कोड नहीं लिखा, एमवीसी ने लिखा हुआ था हमारा। तो देखो एमवीसी कितना चालाक बंदा है, इसने हमें ये आई फॉर्म कलेक्शन जो भी आप फॉर्म से भर रहे हो ना, ये वैल्यू दे दी इसने हमें यहाँ पे। ये देखो काउंट कितने दिए इसने, 7। यहाँ पे देखो आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, कंट्री ये भी दे दिया, और इसकी वैल्यू भी दी है कहीं पे। आईडी में हमने 3 डाला था, नेम में एसएस डाला था, जो जो डाला था वो वैल्यू भी दे दी एमवीसी ने। तो पोस्ट पे क्लिक करोगे ना तो एमवीसी ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा, आपको कोई कोड लिखना ही नहीं है बाइंड का, ये जो कलेक्शन होगा इसमें ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा वो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। कि जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे आप डालोगे ना और यहाँ पे रिजल्ट में चेक करोगे तो एमवीसी ने ऑटोमेटिकली बाइंड कर दिया होगा सारा डाटा। आपका काम क्या है? आपका काम है, यहाँ पे लिखते हैं काम क्या है, पहले कमेंट करके लिख देते हैं, क्रिएट टेक डाटा फ्रॉम कलेक्शन एंड कॉल रिपोजिटरी मेथड टू सेव डाटा इनटू लिस्ट। यही करना है, कुछ और करना है? यही करना है, राइट। लिस्ट में सेव करेंगे, उसके बाद इंडेक्स पे रिडायरेक्ट होगा, वो यहाँ पे आएगा और दोबारा से गेट ऑल एम्प्लॉय कॉल करेगा। तो हमारा वाला अगर लिस्ट में ऐड हो गया होगा तो 3 की जगह 4 हो जाएंगे, और ये 4 को व्यू में भेज देगा, और वो 3 की जगह 4 दिख जाएगा हमें। क्या यही करना है या नहीं करना? ये नहीं करना, बताओ। क्या ये बात समझ में आई कि जो मैंने बोला क्या करना है हमें अब? देखो दोबारा नहीं। बोलता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या करना है अब हमें? यहाँ पे कंट्रोलर में क्रिएट पे जब करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डिबगर, हमें पता है। अब यहाँ पे हमें कुछ कोड लिखना है, हमें पता है सारी फंक्शनैलिटी हम रिपोजिटरी में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये कलेक्शन में जो भी डाटा वो उसने भेजा है, मैंने कहा है ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा, एमवीसी हमारे लिए बाइंड कर देगा, वो डाटा उठाना है। और कॉल किसको करना है? रिपोजिटरी वाले मेथड को। क्यों करेंगे रिपोजिटरी वाले मेथड को कॉल? क्योंकि हमने बताया कि भैया सारे मेथड हमारे रिपोजिटरी के अंदर होंगे, तो चाहे क्रिएट करना हो, एडिट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, रिपोजिटरी के अंदर ही होगा वो। तो उसको कॉल करेंगे, और उसमें कोई कोड लिखा होगा हमने कि जाके लिस्ट में सेव कर दो। लिस्ट में क्यों कर दो? क्योंकि हम लिस्ट ही तो यूज कर रहे हैं, हम डाटा दिखाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? लिस्ट ही तो कर रहे हैं, राइट। यस। तो हमने कहा उस लिस्ट में सेव कर दो। अब सेव कर देंगे तो फिर यार सेव हो गया, वहां पे पहले 3 था लिस्ट में, अब सेव हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 4। 4 हो जाएंगे। फिर हमने कहा अब सेव हो गया है, अब तू जा इंडेक्स वाला एक्शन कॉल कर। तो वो इंडेक्स वाले एक्शन पे आ जाएगा यहाँ पे, और वो जाएगा रिपोजिटरी से ही मांगेगा कि सारे एम्प्लॉय वापस कर मुझे। तो इस बार कितने करेगा वो? 4 एम्प्लॉय करेगा ना इस बार। 4 करेगा, क्योंकि हमने एक से एक हमने सेव कराया है, तो 4 करेगा, और ये व्यू को भेज देगा। और व्यू आपको पता ही है, यहाँ पे खोल के दोबारा दिखा देता हूँ। व्यू क्या कर रहा है, जो हमने भेजा है उसको एक आइनरेबल ले रहा है। आइनरेबल क्या होता है? लिस्ट ही होता है, कि वो सारी लिस्ट ले रहा है, और ये देखो यहाँ पे लूप चला चला के जितने भी डाटा आएंगे उसको डिस्प्ले कर दे रहा है। तो अगर 3 आएंगे तो 3 को कर देगा, एक सेव करा देंगे तो 4 हो जाएंगे तो 4 को कर देगा। तो क्या ये समझ में आया कि कैसे हमें करना है? थ्योरेटिकली, अभी प्रैक्टिकली नहीं किया, थ्योरेटिकली समझ में आया कि क्या करने जा रहे हैं हम। यस। आपको आया चारू समझ में? हाँ जी। ठीक है। सर अब ये जैसे ये जो गवर्नमेंट सेक्टर रहते हैं इसमें अपन फॉर्म भरते हैं तो 15-15 20-20 लाख फॉर्म भरते हैं, तो इनको बार बार इतना फॉर ईच लूप चला के बार बार इनको डिस्प्ले कराता रहता है ये। नहीं तो वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। क्या कहीं पे जाके आप 1 लाख, जैसे आपको गवर्नमेंट उसका फॉर्म भरना है,
किसका, गवर्नमेंट जॉब का, Yes. 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो कहीं पे कोई ऐसी लिस्ट आती है जहाँ पे सारे 1 लाख बच्चे दिख जाए मुझे? नहीं। नहीं आती, तो इसका मतलब वो लिस्ट कहीं पे दिखाई नहीं रहा, वो तो खाली सेव करवा ले रहा है। तो वहां पे मतलब उसने आला मेथड बनाया ही नहीं होगा। सही, लेकिन बहुत अच्छा जा रहे हो तुम लोग, तुम मतलब इसे रिलेट कर पा रहे हो। तो इसका मतलब उसने याला मेथड बनाया ही नहीं होगा, उसने तो खाली याला मेथड बना लिया होगा कि लाओ तुम सेव करो। मेथड तो एक ही बार बनेगा ना, चाहे आप उसे 1 लाख बार कॉल करो, चाहे 50 लाख बार कॉल करो, मेथड तो यही करना है। एक बार बना लिया, वो कॉल करेगा, यहाँ पे आएगा, सेव हो जाएगा। ये रिडायरेक्ट टू एक्शन वैक्शन कुछ होगा ही नहीं, सेव हो जाएगा बस। क्लियर? अच्छा, डेटाबेस में सेव हो गया। यस यस। करेक्ट। तो बहुत मतलब सही है, लेकिन तुम लोग इसे रिलेट कर पा रहे हो। तो अब इंटरव्यू में भी ऐसे ही रिलेट कर करके आंसर देना है, घबराना नहीं है अब। ठीक है, अब आप लोग थ्योरेटिकल समझ गए, अब यही काम हम प्रैक्टिकल करते हैं। क्या बोला था मैंने? जो भी काम करना है रिपोजिटरी में बनाना है। टेस्ट नाम का तो कोई चीज हमें करना ही नहीं है, हमें कराना है सेव। सेव कैसे कराएंगे? क्या सेव कराने में कुछ वापस मांग रहे हैं हम? मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? आंसर है नहीं। वाइड नाम का मेथड होगा, वो तो लिस्ट में सेव करेगा ना, क्या वापस क्या देगा? मेथड का नाम क्या होगा? क्रिएट एम्प्लॉय। क्लियर? कुछ वापस करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हम तो सेव करा रहे हैं, कुछ ले थोड़ी ना रहे वापस। बात समझ में आया? वाइड क्यों लिखा मैंने, बताओ? यस, रिटर्न रिटर्न नहीं करना कुछ भी अपने को। हाँ, रिटर्न नहीं करना, हमें सेव करना है, तो कुछ रिटर्न नहीं करना, तो वाइड लिख दिया। वापस आते हैं, टेस्ट मेथड हटा दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने खाली समझाने के लिए बताया था। इस पे कंट्रोल डॉट करूंगा, तो बोलेगा भैया इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट करूंगा, मेथड आ जाएगा। एरर अभी तो थ्रो कर रहा है, थ्रो कर दूं एरर? मैं कह रहा हूँ नहीं भैया, थ्रो करने के लिए तेरे को थोड़ा ना बनाया है, तेरे को पे मैं कोड लिखूंगा। क्या कोड लिखना है? एक गलती की अभी, क्रिएट एम्प्लॉय। कौन सा एम्प्लॉय क्रिएट करना है? तो ये एम्प्लॉय कौन भेजेगा? कंट्रोलर भेजेगा एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ले लिया, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट कंट्रोलर भेजेगा, इसके अंदर, और जो भी भेजेगा उसे क्रिएट करना है। बात सही है या नहीं है? क्या क्रिएट करेगा तू? अगर मैं खाली बिना पैरामीटर के बना देता तो क्या क्रिएट करता? मुझे थोड़ा ना पता है यूजर ने क्या इन्फॉर्मेशन डाली है, तो वो तो कंट्रोलर को पता है। तो कंट्रोलर यहाँ के भेजेगा वो इन्फॉर्मेशन, और इसका काम होगा सेव करना। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस। तो यहाँ पे एक पैरामीटर होना चाहिए एम्प्लॉय, और यहाँ पे क्या करेगा ये? जो भी हमारी लिस्ट है, कौन सी लिस्ट है बताओ? लिस्ट में नई एंट्री करने के लिए क्या मेथड होता है? लिस्ट में कौन सा होता है बताओ मेथड? इंसर्ट करके करते, ऐड Add. करके ना। ऐड होता है ना। इंसर्ट होता है, कोई बीच में घुसेड़ना हो, हमें तो सबसे नीचे डालना है ना। ऐड क्या करना है? यही जो एम्प्लॉय आया है उसे ऐड कर देना है। ये लो, हो गया ऐड। कोई बड़ी बात की हमने या छोटी बात की? एक लाइन में लिस्ट में ऐड हो गया। 3 थे, एक नया ऐड हो गया, कितने हो जाएंगे? 4। 4. 4 हो जाएंगे। ऐड इसके अलावा कोई और लाइन तो नहीं थी ना ऐड की? नहीं न्यू तो थी एम्प्लॉय, न्यू नहीं लिखते, न्यू एम्प्लॉय भी लिखते हैं ना। ना। ना, न्यू न्यू करके वो भेजेगा कंट्रोलर। न्यू न्यू जो भी लिखना होगा वो कंट्रोलर भेजेगा, वो कंट्रोलर का काम है। इसका काम तो है खाली ऐड है, कोई बंदा जो भी इंप्लॉय भेज रहा है उसे ऐड कर दे रहा हूँ। तो इतना ही लाइन, एक्चुअली में इतना ही लाइन लिखनी है, और कुछ नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेनी। वापस जाते हैं। अब इस तो इसका भी काम हो गया क्रिएट का, यहाँ पे बंदे ने ऐड क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या करना है? कंट्रोलर का क्या दोबारा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? एक बार जो बना हुआ है उसी ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा। एक बार बना हुआ है उसी को यूज करना है। करेक्ट। बार बार क्यों बनाएंगे? अगर आपको कहीं जाना है सड़क, तो रोज सड़क थोड़ा ना बनाते हो, एक बार सड़क जो बनी होती है उसे यूज करते हो। तो यहाँ पे मेथड लिखना है। एक काम करते हैं इसको, देखो, जब एमवीसी ने ये मेथड बनाया था तो इसको पता नहीं था कि कौन सा मॉडल है ना, क्योंकि ये तो एमवीसी ने बनाया है मेथड। तो इसलिए ये जो कहता है आई फॉर्म कलेक्शन में डाटा बाइंड कराता है, हमें पता है कि हमारे मॉडल का नाम क्या है, तो हम यहाँ पे अपने मॉडल का नाम लिख देंगे। बात समझ में आई? कि एमवीसी को तो पता नहीं था ना कि भाई मॉडल का नाम आपके क्या होगा, तो एक जेनरिक में डाटा बाइंड करता है, एक जेनरिक नाम के कलेक्शन में। लेकिन मुझे पता है कि मेरे मॉडल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा इस मेथड को। क्लियर? क्लियर। क्योंकि जो वहां से सेव करोगे वो एम्प्लॉय टाइप की इन्फॉर्मेशन ही सेव करोगे ना। जो वहां पे आईडी नेम सैलरी है वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है,
वो देख लो, इसी तरह की इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय नाम की, वहां पे जो भी आ रहा है वो यही चीजें तो आ रही है, यही तो भर रहे हो आप। तो यहाँ पे हो गया, अब आए कंट्रोलर में, तो ये ले लिया, तो अभी वो ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा कलेक्शन में। अब उसने ऑलरेडी बाइंड कर रखा होगा, तो आपका क्या काम है, आपका तो बड़ा आसान काम है यहाँ पे, यही वाला जो ऑब्जेक्ट बना रखा था हमने, इसे उठाएंगे, डॉट क्या करेगा, ये क्रिएट एम्प्लॉय नाम का मेथड क्रिएट करेगा, और जो भी कलेक्शन में आया है, क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली बाइंड कर दिया होगा एमवीसी ने, तो न्यू यू एम्प्लॉय नहीं बनाना हमें, क्योंकि वो न्यू यू बना के उसने ऑलरेडी बाइंड कर दिया है। बाइंड तभी तो कर पाएगा जब न्यू बना होगा। दोबारा बताता हूँ ये बात, इस क्लास की इस प्रॉपर्टी में वैल्यू मैं कैसे सेट कर सकता हूं, अगर मुझे इस क्लास की प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट करना है तो क्या करना होगा, बताओ। डिफॉल्ट किसी भी वेरिएबल क्लास होगा ना? की ऑब्जेक्ट बनाना होगा ना, बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्या किसी क्लास की प्रॉपर्टी या मेथड को यूज कर सकता हूं? नहीं। नहीं कर सकता। तो इस क्लास की प्रॉपर्टी में वैल्यू सेट करनी है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। अगर स्टैटिक होती तो ना बनाना पड़ता, पर स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक है, तो बनाना पड़ेगा, राइट। बताओ, ये बात तो, ये तो सिंपल बात है ना, एक क्लास की यस किसी भी, यस। ओके नॉन ठीक है, ये स्टैटिक आपको लिखना। पता है मतलब। तो अब देखो, अगर ये सिंपल बात है तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एमवीसी अपने आप बाइंड कर रहा है, तो एमवीसी भले ही बाइंड कर रहा है पर कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन वो ऑब्जेक्ट बना रहा होगा, राइट। दिखाया था मैंने, बाइंड कर दी थी इसने सारा डाटा, तो इसका मतलब इसने ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बना लिया, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की टेंशन नहीं लेनी, हमें खाली ये पास करना है, हमारा काम खत्म। क्लियर। ठीक है। अब रन कर देंगे, उसके बाद ऐड हो गया होगा 4। अब इसे डिबग करके देखेंगे। अभी एक गलती है इसमें, वो मैं समझाऊंगा आपको, समझा के करूंगा, वो भी सी शार्प का कंसेप्ट ही यूज होगा। आपसे पूछूंगा क्या कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा रखा है मैंने वो कंसेप्ट। एम्प्लॉय इंडेक्स के लिए पहले ये वाला मेथड है, इसे हटा देते हैं, क्योंकि गेट, आपको पता लग गया कि गेट वाला कॉल होगा पहली बार। क्रिएट न्यू, इसे हटा देते हैं, अपने पोस्ट वाले पे जाएंगे। 3 तक था, 4 डाल देते हैं, शिवानी डाल देते हैं, आईटी डाल देते हैं, दिल्ली डाल देते हैं, इंडिया डाल देते हैं, तो शैली डाल देते हैं। ट्रेड पे क्लिक करेंगे, पोस्ट वाला मेथड आया, कलेक्शन में इसने बाइंड कर दिया होगा, चेक करो, दिल्ली, इंडिया, आईटी, 4, शिवानी, ये कर दिया, राइट। यस। ऑब्जेक्ट उसने बना दिया होगा, वापस F10 करके देखेंगे, हमारा रिपोजिटरी वाला मेथड कॉल होगा, F11 किया, उसने ऑब्जेक्ट बना दिया होगा रिपोजिटरी वाले ने, एम्प्लॉय रिपोजिटरी का, तो F11 करेंगे, ये वाला मेथड है, एम्प्लॉय में कितना डाटा है, 3 काउंट है, 3 डाटा है, क्योंकि हमने 3 ही डाला था। ऐड किया, अब एम्प्लॉय में कितने आ गए, 4। 4 आ गए नहीं आ गए। यस। अब किया, यहाँ पे गया, रीडायरेक्ट एक्शन किया इसने, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ करेगा, यहाँ पे एक दिक्कत है, दिखाता हूँ क्या दिक्कत है। एक्चुअली में हर जो भी वेब रिक्वेस्ट होती है ना, यहाँ पे एक कंसेप्ट समझो इससे पहले। वेब रिक्वेस्ट जो भेजते हैं हम, उसे कौन सी रिक्वेस्ट बोलते हैं, एचटीटीपी बोलते हैं, राइट। एचटीटीपी लेके जाता है, राइट। जो भी हम, यस यस यस। हाँ। हाँ बताता हूँ, एचटीटीपी रिक्वेस्ट बोलते हैं, चलो आपको पता है ऑलरेडी, बता रखी है मैंने पूरी कहानी, कि नॉर्मल मारुति से जाओगे या एचटीटीपीएस जाओगे तो वो बंकर वाली गाड़ी से जाओगे, ये सब आपको पता है। अब एचटीटीपी की एक दिक्कत है इस बंदे की, बेचारे की, वो दिक्कत ये है, ये भुलक्कड़ आदमी है, ये कोई चीज ना याद नहीं रख पाता। इसे बोलते हैं, तमीज में जो वर्ड होता है बोलते हैं एचटीटीपी इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ये बंदा कोई चीज याद नहीं रखता, एक रिक्वेस्ट भेजी, अगली रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पुराने वाले को भूल जाएगा। तो जब मैंने क्रिएट करके भेजा था इसे, तब तक तो, अभी तक तो इसे याद है, अभी तक तो इसे याद होगा कि 4 एम्प्लॉय में डाल दिए हैं, लेकिन अब मैं इंडेक्स एक दूसरे मेथड में जा रहा हूं, तो ये भूल जाएगा, वो दूसरे फॉर्म में यूज करूं, तो मतलब
हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है ये। अब नया ऑब्जेक्ट बना देगा तो पुरानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू गायब। मेनली आपको क्या बोलना है, क्या समझना है कि ये बंदा क्या है, भुलक्कड़ है, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है कि एक बार सर्वर पे रिक्वेस्ट लेके गया, उसके बाद वापस आके आपको दे दी, फिर भूल गया। लेकिन यहाँ पे देखो दो रिक्वेस्ट हो रही है ना, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट तो क्रिएट के लिए है, राइट। अभी कह रहा है क्रिएट के अंदर ही दूसरी रिक्वेस्ट भी भेज रहा है इंडेक्स के लिए, भेज रहा है नहीं भेज रहा, लिखा हुआ है ना कोड कि भेज क्रिएट के रहा। अंदर पहले क्रिएट करा फिर ये इंडेक्स के लिए भेज रहा है। लेकिन ये तो भुलक्कड़ आदमी है, तो ये तो भूल जाएगा इंडेक्स में कि मैंने एक और ऐड भी किया था। तो क्या होगा, ये भूल जाएगा, तो ये 3 ही दिखाएगा बंदा। बहुत ही वैसा अजीब आदमी है। दिखाता हूँ ये बात, तुम्हें प्रूफ करता हूँ। कंटिन्यू कर देते हैं आगे। यहाँ पे दूसरी रिक्वेस्ट, एक ही रिक्वेस्ट के अंदर दूसरी रिक्वेस्ट चली गई, लेकिन ये भुलक्कड़ आदमी था। तो यहाँ पे देखते हैं कितने लेके आ रहा है। एम्प्लॉय के अंदर कितने हैं 3 बताओ। 3 है, होने कितने चाहिए थे 4। 4। लेकिन इस बंदे ने, क्योंकि ये भुलक्कड़ आदमी है, तो इस बंदे ने 3 ही रिटर्न किए। और 3 रिटर्न किए तो हमें दिखेंगे कितने, 3 ही दिखेंगे। हमारा वाला गायब। तो फिर हमारा ऐड करने का फायदा ही क्या हुआ जब दिखना ही नहीं है तो। और इसको एक लेवल और, इसको एक थोड़ा एक लेवल और डीप में समझो कि भुलक्कड़ आदमी तो हम ऐसे अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, लेकिन कहने का मतलब है कि हर रिक्वेस्ट जब जाती है ना, तो ये नया ऑब्जेक्ट बनाता है इस कंट्रोलर का। ये भी दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाता है, कैसे पता चलेगा, अगर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो मतलब नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये पता है आप लोगों को, राइट। यस। तो अगर ये कॉल हो गया तो इसका मतलब नया ऑब्जेक्ट बन गया। अब दोबारा से चेक करते हैं। कुछ भी लिख दो, है इंटरेस्टिंग बड़ा। जैसे ही आप समझ जाओगे ना तो बड़ा मजा आने लगेगा आपको काम करने में। गया यहाँ पे, देखो पहले कंस्ट्रक्टर में आया, ऑब्जेक्ट बनाया इसने। अब क्रिएट वाले पोस्ट पे गया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया होगा, 4 रिकॉर्ड आ गए होंगे। अब इसे दूसरा एक्शन कॉल करना है, तो ये क्या करेगा, ये नहीं कि उसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर दे। दोबारा से कंस्ट्रक्टर इसने कॉल किया, ये देखो। अब कंस्ट्रक्टर करेगा, इस क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा अंदर वाले का। तो इसका मतलब पुरानी वैल्यू जो मैंने सेव की थी एक चौथी लिस्ट में, वो गायब। ये देखो, एम्प्लॉय रिपोजिटरी का नया ऑब्जेक्ट बना तो वो गायब। और यहाँ पे आया तो इसने क्या किया, सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड दिए। ये तो आपको पता है ना कि जब नया ऑब्जेक्ट बनता है तो पुरानी वैल्यू गायब हो जाती है, पता है, राइट। नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो यस। नई वैल्यू रहेगी। तो एक ऑब्जेक्ट खाली अपने लिए होता है ना, उसकी अलग मेमोरी बनती है, दूसरे ऑब्जेक्ट की नई मेमोरी बनती है, राइट। यस। तो लेकिन बताओ फिर नई ऑब्जेक्ट बनता है तो 3 क्यों रह रहा है, 3 भी गायब हो जाना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। 3 कहाँ से आ जा रहे हैं, देख के बताना। ये तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं ये आंसर। 3 क्यों आ जा रहे हैं, ये तो एक भी नहीं होना चाहिए ना, जब नया ऑब्जेक्ट बने तो एक भी ना हो। लेकिन 3 क्यों बन रहे हैं फिर भी, क्योंकि सिस्टम में सब पहले से होंगे 3 ऑलरेडी। पहले से होते हैं तो पहले से ही, लेकिन इसका आंसर दो क्यों, क्योंकि हमने वो 3 कहाँ पे बनाए हैं, सेव करा रखे टेम्पररी सेव करा रखे हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा भी तो सेव कराया था, क्योंकि हमने वो 3 कहाँ पे बना रखे हैं, किसके अंदर बना रखे हैं, ये क्या चीज है, रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी में तो बना रखे हैं, लेकिन क्या चीज है ये, कंस्ट्रक्टर इंटरफेस में है बना ना। रखे हैं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर में सेट करते हैं। जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर से 3 बना देगा। क्लियर है, कोई डाउट है। ये 3 गायब नहीं हो रहे, बाकी सब गायब हो जाएंगे। ये 3 इसलिए गायब नहीं होंगे क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर में बना रखे हैं, कितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये तो कॉल होगा ही ना कंस्ट्रक्टर, यस। यस। राइट। इसीलिए वो 3 रह रहे हैं। अब ये चीजें, हर चीज को जोड़ जोड़ के देखनी पड़ेगी आपको, इसीलिए 3 रह रहे हैं। लेकिन चौथा जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐड नहीं कर रहा ना, ये तो मेथड कॉल करके ऐड कर रहा हूँ।
तो जब दोबारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये दोबारा ये बनाएगा, तो ये दोबारा 3 ही बनाएगा, चौथा वाला तो गायब हो जाएगा। क्लियर? मुझे तो लगता है अब आपको समझ में आ गया है। तो अब वो 3 ही दिख रहा है मुझे। अब इसका सॉल्यूशन भी आपको ही बताना है कि क्या करूं कि भैया कंस्ट्रक्टर में बनाने के बाद में भी वो जितने नए ऐड करता रहूं वो ऐड हो जाए। कोई क्या तरीका है? आपने पढ़ा हुआ है वो तरीका? ऑब्जेक्ट को बार बार मेमोरी मिलती है, किस चीज को एक बार मेमोरी मिलती है बस? स्टैटिक को एक बार मिलती है। तो अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूं, कोई दिक्कत या परेशानी? नहीं, उस तो इसको एक ही बार मेमोरी मिलेगी और हमारा काम बच जाएगा। देखते हैं बनता है नहीं बनता। ये यहाँ पे भी एक छोटी सी गड़बड़ है, अभी बताऊंगा वो भी आगे। आप पहचान पा रहे हो क्या गड़बड़ है? नहीं। ठीक है। भाई सब काम हो रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू कर देता हूँ। थोड़ा सा हम पास आ चुके हैं लेकिन, पर अभी भी एक गड़बड़ बची है बस। कोरा कागज। ग्रेट। ठीक है भाई। अब ये देखो, स्टैटिक को दुनिया में एक ही बार मेमोरी मिलती है। पहले क्रिएट के लिए सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, गया होगा, उसने रिपोजिटरी क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाया होगा, तो कंस्ट्रक्टर की 3 वैल्यू ऐड हो गई होंगी। ये सब बना रहा है वो, ऐड कर रहा है, 3 बार बनाए थे तो 3 बार ऐड कर लिया। अब क्रिएट में गया, हमारे वाला कॉल हुआ, फंक्शन F11 करेंगे, एम्प्लॉय में चेक करते हैं कितने हैं, 9 आ गए। एम्प्लॉय में 3 की जगह कितने आ गए? 9। 9 आ गए। हर एक कंस्ट्रक्टर 3 बार कॉल हो गया। अभी क्रिएट करते हैं, कोई बात नहीं, अभी क्रिएट कर देते हैं इसे। अभी यहाँ पे आया अपना चौथा वाला भी अपना भी ऐड हो गया होगा, और यहाँ पे अब जाएगा, गेट एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉय में कितने 13 रिकॉर्ड आ गए, और इतने सारे रिकॉर्ड आ गए। हमारी शिवानी आई या नहीं आई? शिवानी भी आ गई, चलो शिवानी तो एटलीस्ट आई, लेकिन बाकी सब लोग 4 बार आ गए। तो ये भी गड़बड़ है ना, अभी भी सही से हुआ नहीं है हमारा काम। एक और चीजें जो बता देगा, मैं समझूंगा कि बंदे ने सही से क्लासेस ली हैं। इसी में है, इसी में एक चीज और लिख दूं, कर दूंगा चेंज, तो एक ही बार 4 ही रिकॉर्ड आएंगे, 3 नहीं आएंगे। बताओ क्या करूं चेंज? इसको ही चेंज करना है। कौन सी ऐसा चीज है जो सिर्फ एक ही बार कॉल होगी? हर हर बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर बार कॉल नहीं होगी। स्टैटिक कर देते हैं सर इसको। किसने बोला ये? गर्वित ने। यस। बिल्कुल सही जवाब है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अपने लाइफ टाइम में कितनी बार कॉल होता है? सिंगल एक बार। सिंगल बार। तो अगर इसे मैंने स्टैटिक बना दिया तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट वैल्यू है, इसे जिंदगी में एक ही बार तो सेट करनी है ना, बार बार तो सेट नहीं करनी मुझे। क्योंकि ये स्टैटिक था तो जितनी बार ऑब्जेक्ट जा रहा था ना, क्रिएट हो रहा था, उतनी बार 3 और ले, 3 और ले, 3 और। अब क्योंकि उसकी तो मेमोरी है, एक ही बार मिलेगी, तो वो तो गायब होने। पिछली बार तो स्टैटिक नहीं था तो हर बार नया नया जा रहा था, इस बार स्टैटिक था तो ले 3 दिए जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत आई कि भैया नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में नहीं करना मुझे, मुझे कॉल करना है इसे स्टैटिक में, कि जिसे चाहे 50, अगर 4 ऑब्जेक्ट बनते हैं तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता है? एक बार ही होता है ना। एक बार, यस। सिंगल 2 बार स्टैटिक कंस्ट्रक्टर 2 तरीके से कॉल हो सकता है, या तो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब कॉल होगा, या फिर कोई आपने डायरेक्टली स्टैटिक मेंबर को यूज कर लिया तब होगा। तो अब हमारा काम बिल्कुल चंगा है, अब कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। चीजें समझ में आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? यस, आ रही है Yes, बट कम आ रही है अभी थोड़ी। हाँ, इसे रिवाइज करोगे तो आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब कितनी बार भी ऑब्जेक्ट बना लो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा 3 ही आया।
भी आगे करता हूँ, इसे हटा देता हूँ ना, बार बार यहाँ पे आएगा कंस्ट्रक्टर में। अब हमें पता है कितनी बार भी कंस्ट्रक्टर बन जाए, स्टैटिक तो एक बार होना ही होना है। विश्वास है हमें कि अगर डॉटनेट कहता है एक ही बार होगा तो एक ही बार होगा, झूठ नहीं बोलेगा कम से कम हमसे। क्रिएट करने गए, हमारा क्रिएट वाला कॉल हुआ, दिल्ली आईटी जो डाला था वो आ गया, F11 पे गए, एम्प्लॉय में 3 ही पड़े होंगे क्योंकि कितनी बार भी कॉल हो स्टैटिक तो एक ही बार कॉल होगा। इस बार चौथा भी ऐड हो जाएगा, तो एम्प्लॉय में चौथा भी आ गया, यहाँ पे आया, रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स वाले पे गया, अब यहाँ पे आएगा, उससे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारा तो स्टैटिक है। आया, इस बार वो हमारा स्टैटिक वाला भी सेव हो गया होगा क्योंकि स्टैटिक को एक ही बार मेमोरी मिलते 4 हो गए, और इस बार हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें 4 दिखेंगे। दिखे या नहीं दिखे? दिख गए, राइट? यस सर। दिख गए। तो ये समझ में आया। आप यहाँ से आपने कितने सारे कंसेप्ट को रिलेट किए, इंटरफेस वाला रिलेट किया, कंस्ट्रक्टर रिलेट किया, ये पता लगा आपको कि स्टेटलेस होता है ये, और HTTP स्टेटलेस होता है, हर बार अपनी रिक्वेस्ट बोल के भी भूल जाता है, और कैसे आपको डिफॉल्ट वैल्यू कोई ऐसी सेट करनी हो, जैसे आप लोग कभी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ना कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज कहाँ होता है, तब आप आराम से बता पाओगे कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मेमोरी देनी है उसे, वहां पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। तो पूछो एग्जांपल बताओ, तो जैसे कनेक्शंस होते हैं वो भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में बना लेते हैं क्योंकि आपको एक ही बार कनेक्शन बनाना होता है, या फिर कोई लिस्ट में आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू सेट करनी है जो आपको पता है कि बार बार चेंज नहीं होगी, एक ही रहेगी, वहां पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। जैसे कोई आपको एप्लीकेशन बनानी है कि वो एप्लीकेशन क्या करेगी, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेगी और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगी, तो आपको पता है ये इनका फॉर्मूला जिंदगी भर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा फॉर्मूला। तो इसको बार बार नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में कॉल करने की जगह स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में कॉल सेव कर लो और वहीं पे उसकी वैल्यू ले सेव करा लो, फिर बार बार उसी को यूज कर सकते हो। क्लियर, राइट? यस। आगे एडिट वाला भी आज ही पढ़ना है या कल पढ़ना है? कितना बड़ा है? अब बाकी के थोड़े स्लो होंगे क्योंकि फ्लो सबका एक ही है। चलो एडिट वाला भी पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, आगे का फिर डिटेल और डिलीट बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। एडिट भी इसी का भाई है, बेसिकली क्रिएट का ही भाई है। पहली बार जाएंगे तो गेट पेज मांगेगा, दूसरी बार जाएंगे तो कुछ भी वैल्यू वैल्यू चेंज करके पोस्ट करना है हमें, राइट? तो पहली बार जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो वही अभी तो एरर देगा। आप सबको पता है एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि बता रहा है कि भाई आपने बनाया ही नहीं है ये व्यू, राइट? हमने नहीं बनाया, सही बात, सही बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा। तो हमें क्या करना है, एडिट वाले पे आना है। कौन सा होता है पहले, गेट वाला होगा या पोस्ट वाला होगा? गेट वाला। पहली बार गेट वाला होगा। एडिट मॉडल चूज कर लो अपना, कौन सा वाला करना है इस बार, एडिट वाला करना है। मॉडल का नाम ये है, टेम्पलेट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ना सर? हाँ टेम्पलेट, और 5 टेम्पलेट ऑटोमेटिकली आएंगे क्योंकि 90% काम में यही कर रहे होगे। हर चीज को आप इन्हीं क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एडिट, इन सबसे रिलेट कर सकते हो हर चीज को। ऐड कर दिया, अब वो ऐड हो जाएगा तो हमारा एडिट खुल जाएगा। एडिट थोड़ा सा एक स्टेप, थोड़ा सा एडिशनल एडिट में वो दिखा दूंगा अभी। ये देखो खुल गया भाई, रन कर देंगे। कोड वैसे ही लिखा हुआ है, एडिट, एम्प्लॉय, वो सब पढ़ोगे तो एक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तुम्हें। कोई अलग कोड नहीं है, क्रिएट और एडिट का लगभग सिमिलर कोड होता है। चाहूं तो डायरेक्टली यहाँ से भी खोल लूं, लेकिन इंडेक्स वाले पेज से खोलते हैं। अभी फिर से 3 हो गया। स्टैटिक को तो एक बार लाइफ टाइम में मेमोरी मिलती है, तो स्टैटिक वाली ने मेमोरी सेव क्यों नहीं की हमारी? तो एक टाइम तब मिलता है, आपकी एप्लीकेशन ही बंद कर दोगे तो थोड़ी ना वो मेमोरी सेव करके रखेगा, समझ रहे हो? मतलब एप्लीकेशन बंद कर दोगे तो स्टैटिक में भी गायब हो जाएगा ना। जब तक आपकी एप्लीकेशन खुली रहेगी तब तक एक बार मेमोरी मिलेगी, बट एप्लीकेशन बंद तो गायब सारी मेमोरी। और ये 3 क्यों आ गए? क्योंकि खोलते ही हमारा ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये 3 आ गए ऑटोमेटिकली। अपने 4 हो गए थे ना अपने तो।
एक और सेव हाँ, करा लेकिन दिया था ना। 4 तब तक जिंदा रहेंगे जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है। अगर आपने एप्लीकेशन ही बंद कर दी तो इसका मतलब गायब। इसीलिए तो डाटाबेस होता है। अगर डाटाबेस का काम यही तो है कि भाई संभाल के रखे वो चीजें। आप जो क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन खुलने के बाद क्रिएट करेंगे वो सेव हो जाएगा, बट एप्लीकेशन बंद कर दी तो स्टैटिक वाला भी गायब। तो उसको परमानेंट सेव कराने के डेटाबेस में सेव करेंगे right? हाँ, परमानेंट के डेटाबेस, वो डेटाबेस वाला भी कोड आएगा अभी। बहुत अभी नई नई चीजें सीखोगे, मतलब यही काम होगा। बस वो लिस्ट की जगह डाटाबेस यूज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब एडिट करते हैं। बीच वाले को करते हैं, ना ऊपर वाले को ना नीचे वाले को। दीपक को करते हैं। ये लो। अब एडिट में क्या, मुझे क्या पता कि कौन सी वैल्यू है यहाँ पे ना। तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो एडिट में आना चाहिए, जो पुरानी वैल्यू हो वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। और उस तभी तो एडिट कर पाऊंगा मैं। एडिट में क्या होना चाहिए, जो पुरानी वैल्यू आ जाए, फिर मैं कोई चेंज करना चाहूँ कर दूं और सेव कर लूं। राइट। तो यस। इसके लिए देखो डॉटेड क्या हमें देता है। दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। एडिट में देखो देखो, क्रिएट और एडिट में डिफरेंट क्या है। क्रिएट का गेट मेथड देखते हैं, इसमें देखो कोई भी इसने पैरामीटर नहीं दे रखा हमें। लेकिन एडिट में कह रहा है कि भाई कोई आईडी वाईडी तो देगा ना, वो मैं बाइंड कर दूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। अब आईडी, एमवीसी को नहीं पता कि मेरी आईडी का फील्ड क्या है, क्योंकि मैं आईडी मॉडल बनाया ना मैंने, तो मेरे में आईडी का नाम मैंने आईडी रखा है। बट हो सकता है आप एम्प्लॉय आईडी लिख दो, एम्प्लॉय नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो। आईडी का मतलब यूनिक नंबर क्या है एमवीसी को नहीं पता। तो एमवीसी क्या करता है, एडिट की पेज बना तो देता है मस्त। इंडेक्स पे गए थे ना, तो देखो एमवीसी ने क्या किया, ये 3 बटन बना तो दिए थे एडिट वाले, बट उसने कहा था ये कोड में कमेंट कर दूंगा, तुम बताओ तुम्हारी आईडी क्या है, प्राइमरी की जो भी है ना वो बताओ तुम। क्योंकि एमवीसी को नहीं पता कि आप क्या नाम देने वाले हो, आईडी दोगे, एम्प्लॉय नंबर दोगे, क्या दोगे। तो इसलिए एमवीसी ने इसे कमेंट करके रखा हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारा यूनिक है ना, वो क्या है, आईडी है। राइट। आईडी ही तो बताएगा कि हर बंदा अलग कैसे है, आईडी से ही अलग होता है ना। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे आईडी भेज दियो मुझे। यहाँ पे सिंपल, हमने कुछ बड़ी बात नहीं की। एडिट का बटन है ये इंडेक्स वाले पेज पे, उस पे क्लिक करेंगे तो हमने कहा है कि भाई आईडी भेज दियो। सिंपल इतना। आईडी क्यों भेजा है, आईडी के बेस पे ही हमें चेंजेस करने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उठा के लाएंगे, भी दिखाऊंगा, इसकी टेंशन मतलब भी दिखाता हूँ। इतना लिखने से क्या फायदा हुआ, आप देखो। इतना लिखने से क्या फायदा होगा, देखो। अगली बार क्या करूंगा, इसे डिफॉल्ट पेज ही खोल दूंगा अपना एम्प्लॉय इंडेक्स। अब इतना लिखने से, अब देखना ऊपर यहाँ पे क्या चेंज आएगा। ये देखो, आईडी उसकी उसने बाइंड कर दी या नहीं कर दी। यस। एक पे क्लिक करूंगा तो एक बाइंड कर दिया। यस, उस पे भी आ गया ना लिखा हुआ आईडी। करेक्ट। यहाँ पे किया तो तीसरा वाला बाइंड हो गया। तो इसके बेसिस पे मुझे, आईडी के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन उठा के लेके आनी है और यहाँ पे बाइंड कर देनी है। क्लियर। क्या करना है, आईडी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन उठा के लेके आनी है और वहां पे बाइंड कर देनी है। इतना काम करना है, अभी करेंगे, टेंशन मतलब कैसे करना है ये मत टेंशन लो, बट। और अब देखो ये चीज को भी ध्यान दो। जब मैंने आपको राउटिंग बताई थी तो मैंने कहा था ये आईडी ऑप्शनल है, देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। अभी तक हम नहीं दे रहे थे, लेकिन अब हमें देना मजबूरी है। क्यों है मजबूरी, क्योंकि भाई कैसे पता लगे कि जो नया पेज खुले वो इसको अपडेट करे, इसको अपडेट करे, किसको अपडेट करे। तो जब मैं कह रहा हूँ आईडी के बेस पे अपडेट करे, क्योंकि आईडी तो हर इंप्लॉय की यूनिक होगी ना, 2 इंप्लॉय की सेम आईडी नहीं हो सकती। तो मैं कह रहा हूँ आईडी के बेसिस पे डाटा उठा के लेके आओ और यहाँ पे बाइंड कर दो। क्या थ्योरेटिकली ये बात समझ में आई, बताओ। हाँ, आगे। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आईडी तो ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा एमवीसी, यहाँ पे जो लिखता है वो ऑटोमेटिकली बाइंड कर देता है। और ये रिटर्न व्यू करेगा, पर व्यू खाली व्यू रिटर्न नहीं करना मुझे। यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिपोजिटरी
गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिपोजिटरी, गेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिपोजिटरी बेस्ड ऑन आईडी। अच्छा, हम आईडी के बेस पे क्यों कर रहे हैं, नेम के बेस पे क्यों नहीं कर रहे, कोई बता सकता है? प्राइमरी की आईडी को माना ना। करेक्ट, क्योंकि नेम तो दो नहीं। बंदों का भी हो सकता है ना, मेरी Unique। कंपनी में दो बंदों का सेम नाम हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि वास्तव में हाँ बताओ, चारू कुछ बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं नहीं कुछ। ठीक है, तो आईडी के बेस पे इसलिए करते हैं क्योंकि जो यूनिक होता है उसी के बेस पे रिकॉर्ड ला सकते हैं। मेरे लिस्ट में 50 रिकॉर्ड मान लो सेव हैं, तो मुझे वही वाला रिकॉर्ड लाना है जो भाई यूनिक है। यूनिक किस कौन सा होता है? आईडी, नॉर्मली आईडी होती है, नेम यूनिक नहीं रख सकते हम। तो ये काम करना है मुझे यहाँ पे, और जो भी डाटा आएगा, जो भी इंप्लॉय आएगा, उसको इसके अंदर भेज दूंगा। जैसे कि इसके अंदर भेज रहा था, इसके अंदर पूरी लिस्ट भेज रहा था, इसके अंदर एडिट के अंदर एक इंप्लॉय भेज दूंगा और वो फिर उसको बाइंड कर देगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए कहाँ पे कोड लिखेंगे? रिपोजिटरी में। ये क्या रिटर्न करेगा? एक एम्प्लॉय, सिंगल एम्प्लॉय रिटर्न करेगा ना, ये करेगा। वो लिस्ट कर रहा था, ये सिंगल करेगा। क्यों? क्योंकि एक आईडी से एक सिंगल एम्प्लॉय होगा। क्लियर? यस। आईडी, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। आईडी क्या होती है? इंटीजर होती है। ये मेथड बन जाएगा मेरा कि एक एम्प्लॉय रिटर्न कर भाई आईडी के बेसिस पे। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है। ठीक है, अब ये लिखा है तो यहाँ पे भी लिखना जरूरी है। अब आसान लगने लग जाएगा आपको। ये हटा दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिंक क्यू आएगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत सिंपल समझ में आएगा आपको। लिंक क्यू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मुझे अपनी लिस्ट में से, एम्प्लॉयज में से आईडी निकालना है, तो कैसे निकालूं? कि उस वाला रिकॉर्ड निकालो जिसकी आईडी ये सेम हो। मुझे करना क्या है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे क्या करना है? गेट एम्प्लॉय फ्रॉम द लिस्ट वेयर आईडी मैचेस अबव आईडी। मेथड पैरामीटर की आईडी से मैच जहां पे हो वाला एम्प्लॉय लेके आना है, यही तो करना है। समझ रहे हो ना? यहाँ से मुझे क्या करना है? जो भी लिस्ट में डाटा पड़ा हुआ है उसमें से जो जिसकी आईडी की मैच हो वाला एम्प्लॉय लेके आया, वो रिटर्न कर दो। क्लियर? यस। तो क्या करेंगे हम? एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय को रिटर्न करना है तो एम्प्लॉय के अंदर ही सेव कराएंगे। देखो, बड़ा सिंपल लिंक क्यू का बहुत पहली बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूँ। लिंक क्यू क्या काम करता है? लिंक क्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ये लिस्ट हो गया, जो भी कलेक्शन होते हैं ना, उनसे डाटा निकालने के काम आता है, निकालने के काम करता है आसान तरीके से। एक लंबा तरीका भी है। लंबा तरीका क्या है? आप ऐसे करो, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। लंबा तरीका देखो, ये एक लंबा तरीका है कि सारे एम्प्लॉय को लिस्ट में से एक एक निकालते रहे और यहाँ पे चेक किया इफ ये देखो, एक तरीका तो ये है कि एक एक एम्प्लॉय को आपने एम्प्लॉय की लिस्ट से निकाला और अगर आईडी मैच की तो वाला एम्प्लॉय रिटर्न कर दिया। इस कोड में किसी को दिक्कत या परेशानी आ रही है? फॉर ईच लूप चलाया है मैंने एम्प्लॉयज के अंदर। फॉर ईच क्या करता है? एक एक एम्प्लॉय को निकालता है और मैंने कहा जो भी ऊपर वाली आईडी है उसकी आईडी अगर मेरे वाले आईडी जो मैं भेज रहा हूं उससे मैच कर जाए तो उसको रिटर्न कर दे। क्या इस कोड में किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं। ये तो सिंपल है, फॉर ईच तो आप लोगों ने चला ही रखा है, ऐसे ही चलते हैं। तो ये भी कोई गलत नहीं है, सही कोड है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा कोड लिखते नहीं। लिंक क्यू क्या करता है? इसी को बहुत शॉर्ट फॉर्म में दे देता है। इतना बड़ा कोड लिखने कहता है एक लाइन में दे दूंगा मैं तुम्हें। देखो कैसे देगा लिंक क्यू। हमें क्या रिटर्न कराना है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सेव किया इसमें, इक्वल टू, अब लिंक क्यू का यूज करेंगे, एम्प्लॉयज
फर्स्ट यूज करूंगा, फर्स्ट। ठीक है, लिंक क्यू ये बेसिकली लाइन होता लिखनी क्या है। है सर? क्या होता है? लिंक क्यू होता क्या है मतलब? लिंक क्यू एक डॉट नेट नहीं है, एक चीज दे रखी है, एक मतलब एक नया फीचर है जो क्या करता है कि शॉर्ट फॉर्म जो आप ये फोर ही जो जैसे लिस्ट हो गई, जो भी कलेक्शन हो गए ना, उनमें से कोई भी डाटा वाटा निकालना है तो उसका एक बहुत शॉर्ट तरीका दे रखा है कि एक छोटे सा एक तरीका बना दिया। तो ये देखो, वही काम जो हमने फोर ईच लूप से किया था ना, वही इससे कर लिया। क्या लिखा है? एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट, कि पहला वाला एम्प्लॉय रिटर्न कर दे मुझे, जहां पे ये सबके लिए, अंदर वाला कोड सबके लिए चलेगा, सारे एम्प्लॉय के लिए। जहां पे ईएमपी मतलब एक एक वैल्यू लेके आएगा, जब इसके अंदर 3 वैल्यू है ना एम्प्लॉय के अंदर, तो एक एक वैल्यू लेके आएगा और चेक करेगा डॉट आईडी आईडी के इक्वल है, इस वाली आईडी के इक्वल है तो रिटर्न कर देगा। जो भी पहला जहां पे मिल गया वो रिटर्न कर देगा। फर्स्ट का मतलब है कि जो भी पहला मिले वो रिटर्न कर दे। समझ में आया ये कोड क्या लिखा है? लिंक्यू, ये लिंक्यू का कोड है। और ये क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयज में से, एम्प्लॉयज क्या है? मेरी लिस्ट है जिसके अंदर ये तीनों डाटा पड़ा होगा। ये सिंपल इतना कह रहा है कि इसमें से पहला रिकॉर्ड रिटर्न कर दे जहां पे ईएमपी, ये कोई भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम आपके हाथ में है, लेकिन ईएमपी दे दिया मैंने। मतलब ये एक एक को चेक करेगा, जिसकी आईडी बराबर हो आईडी के, उसको रिटर्न करके इसमें दे देगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? यस। दे दिया, तो यहाँ पे क्या करना है? रिटर्न कर दो। सबको समझ में आ रही है? गर्वित आपको? यस सर। अनम्यूट हो अगर सुन रहे हो तो। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, वीडियो बार देखनी पड़ेगी, समझ में अच्छे से आ जाएगा। बट कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, वही जो 4 से कभी कर सकते थे आप, लेकिन थोड़ा सा लिंक्यू भी मैं आपको बीच बीच में बताना चाह रहा हूँ, जिससे इंटरव्यू में बोल दे तो आप एकदम गायब मत हो जाओ। लिंक्यू कोई पूछे तो क्या करे करता है लिंक्यू? लिंक्यू का फुल फॉर्म है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। इसका काम है कलेक्शन से डाटा लेके आना, कुछ अपडेट करना, ये सब करना इजी कर देता है, फास्ट कर देता है एक लाइन में। वही कोड जो आप फॉर ईच लूप से 4 लाइन में लिखते हो, एक लाइन में दे दिया इसने। क्लियर राइट? अब आ जाओ कंट्रोलर में। क्या करना है यहाँ पे? वही ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, डॉट करेंगे, गेट इसमें एम्प्लॉय बाय डेटा आईडी। एसक्यूएल में सेव नहीं होता डेटाबेस में? करेंगे ना वो अभी हम लिस्ट से कर रहे हैं, डाटाबेस वाला भी आएगा काम। अच्छा। अभी डाटाबेस वाला भी आगे काम आएगा, अभी हम लिस्ट से कर रहे हैं। अभी हम डाटाबेस से हमने कोई चीज नहीं पढ़ी, अभी जो हमारी लिस्ट है उसी से हम सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या कि हमने आईडी भेज दी, जो भी आईडी फाइंड कर देगा एमबीसी हमारे लिए, वो भेज दी। और ये क्या रिटर्न करेगा? एम्प्लॉय। तो आपको पता है, चाहे एम्प्लॉय लिखूं चाहे वेर लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि वेर अपने अंदर कुछ भी स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय भेज दूंगा। इतने से काम से मेरा वाला काम तो हो जाएगा। ये लाइन समझ में आई? इसमें कोई बड़ा काम तो नहीं किया मैंने, वही मेथड कॉल कर दिया, जो आईडी आई थी चिपक के वो यहाँ पे भेज दी और वो रिटर्न कर दिया। यहाँ पे डिबग लगा के चेक करूंगा। अब पहले बंद कर देता हूँ, चलाता हूँ। अब इसके बाद सेव का भी कोड है, लेकिन सेव का कोड मैं भी चलो देखता हूँ, बताता हूँ, अभी बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, बताता हूँ आपको। चलो इससे पहले थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। जब आपको पता ही है कि हमारा बार बार एम्प्लॉय इंडेक्स ही खोलना है, तो यहाँ पे अपना ही लिख दो ना। यस। रन कर दो। देखो आईडी का काम कहाँ पे आया, कोई पूछेगा इंटरव्यू में, वो आईडी जो होती है उसका काम कहाँ आता है, क्या आता है, तो आपको एडिट वेडिट के सिनेरियो में आता है। देखो आईडी कौन सी भेजी? 2, क्योंकि 2 वाला आया था, इसने ऑटोमेटिकली बाइंड कर दिया। अब गए यहाँ पे F10 F11 किया। एम्प्लॉय कितने थे मेरे? 3 थे, 3। लेकिन 2 आईडी वाला कौन सा है? ये है, दीपक है, जिसकी आईडी 2 है। यहाँ पे F10 किया, इसने ऑटोमेटिकली निकाल के दे दिया। यहाँ पे अब एम्प्लॉय में चेक करेंगे तो ये दीपक वाला वैल्यू आ गई। इसने रिटर्न किया और व्यू के अंदर जाके दिखा दिया और हमारा डाटा बाइंड हो गया। हो गया नहीं हुआ? यस। हो गया। अब सेव वाला कोड देखो। अब मान लो कुछ चेंज करना है, दिल्ली से पंजाब करना है, तो सेव वाला कोड
सेम किसके जैसा होगा, सेम क्रिएट जैसा होगा, बस क्रिएट में नया क्रिएट करता था, ये वो वैल्यू वाला आईडी निकालेगा और उसे सेव करेगा। कुछ भी सेव किया, अभी तो सेव होगा नहीं क्योंकि अभी तो मैंने कोड लिखा ही नहीं है, राइट। बट सेव पे जब Yes. क्लिक होगा तो ये पोस्ट वाला मेथड कॉल करेगा, और हमें क्या करना है आगे दिखाता हूं। तो ये सेव करूंगा तो यहाँ पे जाके सेव होगा, पोस्ट वाला कॉल होगा, अभी दिखाता हूँ। ये वाला कॉल होगा, सेव करता हूँ, ये वाला कॉल हुआ, इसने आईडी भी बाइंड कर दी 2, और फॉर्म कलेक्शन वो भी बाइंड कर दिया, जो जो हमने वैल्यू दी थी वो सब बाइंड हो गया होगा। सब कुछ देखो 2 2 2, दिल्ली का पंजाब बाइंड हो गया क्योंकि हमने पंजाब भेजा है। अभी तो ये रिडायरेक्ट टू इंडेक्स कर रहा है क्योंकि अभी हमने कोई कोड लिखा नहीं। यहाँ पे मुझे कोड क्या लिखना है कि जो भी आईडी है वो डाटा निकाले, उसको चेंज करे और दोबारा से सेव करके सारा डाटा इंडेक्स पे रिटर्न कर दे, तो डाटा मुझे मिल जाए। अभी करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी कुछ सेव नहीं होगा। अभी तो देखो दिल्ली का दिल्ली है। अब यहाँ पे बताता हूँ कैसे करना है, ये भी बड़ा सिंपल है। यहाँ पे पहले बंद कर दो। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसे चेंज कर देते हैं। हमें पता है हमारे पोर्टल का नाम एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय का डाटा आएगा। सेव वाला भी एडिट में करते हैं क्या सर अपन? सेव वाला एडिट में नहीं, तो ये तो एडिट वाले पेज पे सेव कर रहे हैं ना। जिस पेज पे सेव करोगे वाला पेज, अगर क्रिएट वाले पेज पे सेव करोगे तो क्रिएट का पोस्ट मेथड कॉल होगा, इस पे सेव कर रहे हो तो इसका पोस्ट मेथड कॉल होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, सेव कराना। सेंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन टू द रिपोजिटरी एंड चेंज द वैल्यू विद गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप करते हैं, रिपोजिटरी में एक मेथड बना देते हैं। वाइड होगा, चेंज कर रहा है, कुछ रिटर्न तो करेगा ही नहीं। एडिट एम्प्लॉय कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय की जिसको एडिट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होगी, तो एम्प्लॉय चाहिए होगा कि भाई क्या वैल्यू एडिट करनी है, पता होना चाहिए। ये हो गया कि वाइड, क्योंकि सेव कर रहा है तो कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं। एडिट एम्प्लॉय नाम रख दिया, और क्या सेव करेगा, जो भी नया एम्प्लॉय दोगे उसको सेव कर देगा वो वैल्यू। एम्प्लॉय रिपोजिटरी में जाते हैं, कंट्रोल डॉट, ये हटाते हैं। सबसे पहले तो यही वाली चाहिए चीजें हमें कि भैया कौन से एम्प्लॉय को करना है, पहले वो तो बता। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बहुत सिंपल चीज है, एम्प्लॉय डॉट आईडी जो होगी ना, हम आईडी को चेंज नहीं करेंगे। आईडी को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली में प्राइमरी की चेंज करते नहीं है कभी भी, क्योंकि किसी का कभी होता है कि नाम चेंज हो गया या सिटी चेंज हो गई, कोई एम्प्लॉय नंबर कभी चेंज नहीं होता। एक बार आपको मिल गया तो वही मिल गया। क्या कह रहा है ये, local parameter named employee cannot be declined in the scope because the name is used in enclosing local scope। अच्छा कह रहा है भैया ये भी एम्प्लॉय ले रखा है, ये भी एम्प्लॉय रखा है, कुछ और नाम चेंज करो ना। मैं कहता ठीक है, ईएमपी। तो ये क्या किया मैंने, वही वाला नीचे वाला मैं तरीका से लिंक क्यू से जो भी एम्प्लॉय जिसकी आईडी मैच करेगी उसको ले लिया, और क्या किया अब आगे, आईडी आईडी तो सेम ही रहेगी, तो आईडी को चेंज करना नहीं है। अब जो सारी वैल्यू जो जो आई है वहां से वो सारी सारी सेव करा दी। सारी करानी पड़ेगी सर अपन को यहाँ पे प्रिंट सेव? हाँ यहाँ पे सारी करानी पड़ेगी क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि क्या चेंज किया है क्या नहीं चेंज किया ना। अच्छा, जैसे तो अपन ने आपको, इसमें तो ओनली 4-5 चीज ही चाहिए, जिसमें किसी में 50 चीजें, तो 50 चीज पूरी लिखनी पड़ेगी। हाँ बट एक ही बार तो लिखनी है, तो ये बंदा 1000 बार चेंज करे, बट यहाँ पे तो एक ही बार लिखनी है आपको, क्योंकि इतना एमबीसी बता नहीं पाता कि कौन सी एग्जैक्टली वैल्यू चेंज की है, वो नहीं बता पाता। यस।
ओके, क्या था हमारा? एम्प्लॉय डॉट कंट्री था ना। यस। पहला एम्प्लॉय निकाला और उसको सेव कर दिया। सिटी पे सेमीकोलन। हाँ, बस इतने से हो जाना चाहिए काम। रन करते हैं। एडिट करते हैं। ये सब आपको पता ही लग गया, यहाँ पे आ जाएगा। खाली एक वैल्यू चेंज करके देखते हैं पहले। पंजाब। सेव करते हैं। अपने वाले मेथड पे गया। ओ, हमने कोड तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कॉल भी तो करना है ना। चलो, अब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या क्या कर रहा हूँ? यस। यस। एडिट पे गए। गेट वाला मेथड कॉल हुआ। यहाँ पे आया, खाली एक वैल्यू चेंज करते हैं। सेव किया। यहाँ पे आया, कंटिन्यू किया, और पंजाब यहाँ पे चेंज हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अगर कोई दूसरा वाले की चेंज करेंगे तो वो भी हो जाएगा। न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन कर देते हैं। न्यूयॉर्क की जगह वो कर देता हूँ, लंदन। क्योंकि हमने तो सब कुछ चेंज करा रखा है, तो सब कुछ ही सेव हो जाएगा। तो किसका? लंदन और यूके हो गया। क्लियर? तो इस तरह से एडिट हो गया। अब आप लोग कोशिश करना, डिलीट का एक बार अपने आप करके देखना, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते। सेम, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, यही वाले कंसेप्ट की तरह होगा। पर नहीं भी कर पाए तो कल मैं बताऊंगा ही। बट आज जितना भी है उतना पहले प्रैक्टिस करो, फिर डिलीट का अपने आप दिमाग लगा के कोशिश करने की कोशिश करना। ठीक है ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर। ये जो कैच और थ्रो का जो अपने पास वो है कंसेप्ट, हम्म। ये इसका वीडियो अपने पास है क्या एक्चुअली? वो आपने जो पहले पढ़ाया था ना उस टाइम वीडियो कैलप्स हो गया था वो वाला, तो अपने पास उसका वीडियो नहीं तो है। कोई नहीं, ये तो इसके मैंने बताया ना, मेरे वीडियो जहाँ से नाम, मैं जो वीडियो नहीं मिल पाया वो यहाँ पे जाओ, गुड वेनकट का देखो। गुड वेनकट का भी वही बताया जो मैंने बताया, उसने वो भी थोड़ी वो ज्यादा अच्छे से समझाता है। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ, ये देखो इसका, इसने कितना बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। ये इसमें तो इसने ट्राई किया, ज्यादा बताया नहीं है। ट्राई किया हाँ, जा रहा है। बता रहा है, लेकिन ये पूरा सिनेरियो से समझाएगा। तो किसी और का दिखे देखते हैं। कुरबानी भी पढ़ सकते हो अगर आपको समझ में आए, वरना मतलब किसी का भी देख लेना। ट्राई कैच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। मतलब ट्राई में जो भी कोड लिखना है वो लिख दो, कैच में जो एक्सेप्शन आएगी वो एक्सेप्शन लिख दो। अगर फिर भी कोई कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो मुझसे कि अच्छा ये इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। ये इन सब के पढ़ सकते हो। जैसे किसी ने भी ये दे रखा है 32K है, 15 मिनट का है, तो इनसे पढ़ के देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो पूछ लेना मुझसे दोबारा। ठीक है। एंड एक सर, ये इक्वल, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल में डिफरेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली मेरे से। हाँ, बहुत सही क्वेश्चन है। हाँ, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछो ना, फिर इसमें समाना क्या है? इक्वल मतलब असाइनमेंट। इंट आई इक्वल टू 10, इसका मतलब 10 वैल्यू आई में असाइन हो गई, राइट। यस। डबल इक्वल मतलब कंपैरिजन। इंट जे इक्वल टू 12, इफ आई इक्वल टू जे
ये देखो डबल इक्वल टू क्या करता है, कंपेयर करता है। सिंगल इक्वल टू क्या करता है, सिर्फ असाइन कर देता है वैल्यू। डबल इक्वल टू कंपेयर करता है। ट्रिपल इक्वल टू सी शार्प में नहीं होता, ट्रिपल इक्वल टू जावास्क्रिप्ट वगैरह में होता है। तो ट्रिपल इक्वल टू ये भी कंपेयर करता है दो वैल्यू को जावास्क्रिप्ट में। तो सी शार्प में बेसिकली ये डबल इक्वल टू कैसे कंपेयर करता है, दो वैल्यू को दो वैल्यू को कंपेयर करेगा। नहीं, सी शार्प में एक्चुअली ये होता ही नहीं है। तो सी शार्प में यही इसका काम करता है कि मतलब वैल्यू को भी कंपेयर करेगा और टाइप को भी कंपेयर करेगा, जिसका टाइप क्या है। पर जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें टाइप वाइप नहीं होता ना, उसमें सब कुछ वैर होता है। समझ रहे हो, जावास्क्रिप्ट में चाहे इंटीजर हो चाहे वो हो, सब कुछ वैर होता है। तो अब जब वैर है और किसी ने देखो, अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा समझो, जब सब कुछ वैर है, कोई टाइप नहीं है, तो ये देखो वैर आई इक्वल टू 10, वैर जे इक्वल टू 10। अगर आई इक्वल टू जे लिखा तो आंसर आएगा ट्रू, कि हाँ भाई ये भी 10 है, ये भी 10 है। ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करेगा। लेकिन आई ट्रिपल इक्वल टू जे लिखा तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू और टाइप दोनों को कंपेयर करता है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? यस। ये तो टाइप है, ये तो स्ट्रिंग टाइप है, ये वो टाइप है। तो भाई ट्रिपल इक्वल टू में फॉल्स कर देगा, डबल इक्वल टू में ट्रू कर देगा, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की 10 है ना। लेकिन सी शार्प में ये ट्रिपल इक्वल टू का कांसेप्ट है, तो हमें ये इक्वल टू ही साला दोनों की वैल्यू क्या चेक कर लेता है, टाइप, वैल्यू और टाइप दोनों चेक कर लेता है। क्लियर? यस क्लियर। ओके। और भी इस तरह ये सही अच्छे क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछेंगे तो ये पूछो, ऐसे क्वेश्चन ये आते हैं इंटरव्यू में। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर चारू आपसे कोई पूछा गया हो ऐसा जो आप नहीं बता पाए और आपको लगता है कि इतना मुश्किल था नहीं? मुझसे तो लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ रहे थे वो, नॉर्मल लॉजिकल क्वेश्चंस। एक जार में 4 लीटर पानी है, एक जार में 9 लीटर पानी है, हमें 7 लीटर चाहिए, तो कैसे होगा? हाँ ये तो बड़ा बेसिक, हाँ ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन, आपको एक बॉक्स में डालना पड़ेगा, उसमें ये हो जाता है। बोलता कि ये दूसरी बास्केट भी नहीं है, बस उन दोनों में ही आपको ऊपर नीचे करना है, एक दूसरे में हाँ, अलग। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू में आप देखो, गूगल करूंगा ना तो 1 मिनट में आ जाएगा ये। मेरे को समझ ही नहीं आया, मैंने गूगल पे ही करके देखा था। हाँ सीधा मैं बताता हूँ क्या लिखना है गूगल पे ना। वहाँ वाटर बकेट प्रॉब्लम। मुझसे डेपर भी पूछा था, डेपर क्या होता है? डेपर है जैसे एंटिटी, अभी एक जैसे अब डाटाबेस से कनेक्टिविटी करते हो ना, तो उसको कनेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। एक है कि आप पूरा कोड खुद लिखो, एक है कि एक कुछ फ्रेमवर्क आते हैं उनको डाउनलोड कर लो, वो आपके लिए कोड लिख देते हैं। तो डेपर उनमें से एक फ्रेमवर्क है जो खुद थोड़ा कोड आपके लिए अपने आप लिख देगा। ऐसी एक फ्रेमवर्क है एंटिटी फ्रेमवर्क। तो हम एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, क्योंकि डेपर इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, एंटिटी फ्रेमवर्क बहुत कॉमनली यूज होता है। और ये भी पूछा था, डिफरेंट अप्रोचेस टू मॉडल एंटिटीज इन एंटिटी फ्रेमवर्क। हाँ कोड तो वो फर्स्ट, डेटाबेस फर्स्ट और मॉडल फर्स्ट, हाँ है तो ना? दो होते हैं मेनली, जो होता है कोड फर्स्ट और डाटा फेस फर्स्ट होता है। तो हम वो पढ़ेंगे हमारे कोर्स में, तो जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये देखो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, तो किसी ना किसी ने आंसर दे रखा होगा। ये इस तरह से पढ़ लोगे ना, ये इतना मुश्किल होता नहीं है। ये क्या बोला है? आपको भी यही पूछा था, यही वाला क्वेश्चन पूछा था कि एक में 5 लीटर, एक में 3 लीटर है। वन ऑफ द 3 लीटर एंड वन फॉर 5 लीटर, हाउ वुड यू मेजर 4 लीटर वाटर? आप कर दो दोनों में। नहीं आधा नहीं कैसे करोगे आधा? मेरे में उसने एक 4 लीटर कर दिया, एक 9 लीटर कर दिया। हाँ तो ये दो सब एक जैसे ही होते हैं, उसमें कोई हाँ मतलब और जैसे, कितना और मुझे कितना चाहिए जल्दी? 7, 7 था। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं, ऐसे करके करने की कोशिश करते हैं एक सेकंड।
पेंट पे करता हूँ ना, सब समझ जाओगे इससे फिर। सेशन भी पूछा था मुझसे। ठीक है। एक बकेट है आपकी 4 लीटर की। मैंने भी बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं क्या पता दिमाग लग जाए, नहीं लगेगा तो गूगल तो है ही। एक है 9 लीटर की बकेट और आपको वेट करना है 7 लीटर, राइट? हाँ जी। 7 लीटर करना है आपको, तो कैसे करोगे? अगर 4 लीटर को आपने सीधा इसमें डाल दिया तो इसमें हो गया 4 लीटर। 13 लीटर हो गया ना इसमें टोटल। नेहा को पता है, नेहा बता रही है कुछ, बताओ। पता नहीं है बस टाइम। हाँ। पहले 9 वाले को फिल कर लो। हाँ ठीक है, 9 को अगर 4 में डाल दोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी के 2 कैसे आएंगे? जार पे ये लिखा भी तो नहीं है ना कि ये 4 लीटर कितना होगा और 9 लीटर कितना होगा। नहीं वो तो नहीं लिखा होगा, लेकिन ऐसे ऐसे हाँ। जैसे बता रहे हैं ऐसे करते हैं कि पहले एक 9 को पहले चलो फिल, 9 को पहले फिल कर लिया, अब 9 को से 4 भर दिया, तो अब 9 वाले में कितने बचे? 5 बचे, राइट? तो 9 में तो ऑलरेडी 9 लीटर पानी है ना। नहीं तो नहीं, हाँ तो देखो ना, अब 9 लीटर पानी लिया इसमें, ये नहीं अब भरा हुआ नहीं होता, 2 बकेट देते हैं खाली, तो आपने अच्छा 9 लीटर, खाली हाँ बकेट थे क्या। हाँ खाली, हमेशा बकेट खाली होंगे, बट इनसे आपको वे करना है कि कैसे सारे वेट वे कर लो। तो खाली बकेट को तो हमने 9 को पूरा भरा और उसमें से 4 भर दिया, तो इसमें 5 बचे, अब इसमें 4 बचे, तो अब इससे आप एटलीस्ट 5 वेट कर सकते हो, 4 वेट कर सकते हो और 1 किलो भी वेट कर सकते हो, कि दूसरे तराजू में 4 रख दिया, इसमें 1 रख दिया, तो 1 किलो का डिफरेंस आ जाएगा। पता नहीं, उसने बोला कि एक में 4 लीटर पानी है, एक में 9 लीटर है, तो शफल करके कैसे तुम एक में 5 कर वो 7 कर सकते हो। पता नहीं ऐसे कुछ पूछा था। देखो ये सही बता रही है नेहा, नेहा एक तरीका बता रही है, देखो इसमें कैसा होगा। हाँ नहीं थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है मुझे। तो देखो इसमें स्टेप वाइज देखते हैं, पहले स्टेप में क्या होगा, नोट पैड खोलता हूँ। बट ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आपके दिमाग तेज करते हैं ना। एक 9 लीटर, आप कह रहे हो एक 4 लीटर है, एक 4 लीटर है, हमें क्या लेना है? हमें आंसर चाहिए 7 लीटर। 7 लीटर, तो स्टेप 1 करते हैं। 9 लीटर को भर के 9 लीटर में भर देंगे और उसको 4 में डाल देंगे, तो 9 वाले में रहेगा 5 और 4 वाले में रहेगा 4, राइट? स्टेप 2 में क्या करेंगे? 4 वाले को खाली कर देंगे। स्टेप 2 में 4 वाले को खाली कर देंगे, तो 9 वाले में क्या रहेगा? 5, 4 वाले में 0, ठीक है? 4 को खाली 0 हो गया। अब 9 में जितना है उसे दोबारा से 4 में भर देंगे, तो 9 में कितना हो गया? 1, 4 में कितना हो गया? 4। नहीं देखते हैं, आगे आगे आते हैं। तुम कैसे कर रहे थे आगे? मैं बोल रही हूँ इंस्टेड ऑफ दैट, अगर फर्स्ट बकेट में मतलब 4 भर लो, ठीक है, 4 को 9 में डाल दो, 4 को फिर से भर लो, फिर 9 में डाल दो, ठीक है, फिर 4 को पूरा भर के 9 में डालोगे तो 4 में कितना 3 बचेगा ना, क्योंकि 9 में तो एक ही आएगा, तो 3 को एक जगह सेव कर लो, ठीक है। अब 9 वाला जो है 9 हो के गया, पूरा उसमें डाल दो, हो गया ना 3 + 4। 3 बचेगा उसे डाल दो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ गए? यस। हाँ सही सही। अब देखो, अब बताता हूँ स्टेप नेहा ने कैसे बताया। नेहा ने बताया कि स्टेप 1 में क्या करना है आपको? 4 को पहले फिल कर लो, उसको 9 में डाल दो, तो 9 वाले में हो जाएगा 4 और 4 वाला हो जाएगा 0। स्टेप 2 में सेम रिपीट करो, तो 9 वाला हो जाएगा 8 और 4 वाला क्या रहेगा? 0। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा? 9 वाले को 4 वाले में डाल दो। नहीं 4 वाले को फिर से भर के 9 वाले में डालो, तो 9 में हो जाएगा 9, 4 में बचेगा 3, 4 वाले 3। राइट? स्टेप 4 में क्या होगा? 9 वाला फेंक दो पानी और 4 वाले को 9 में डाल दो, तो 9 वाला हो जाएगा 3,
लेकिन ये चार कैसे वाला क्या डालेंगे कि 1 लीटर ही डाला है आपने 9 वाले में? हाँ अभी समझाता हूँ, पहले स्टेप बताता हूँ फिर एक स्टेप 4 समझाता हूँ। लीटर डाल रहे हैं ना, पूरा पानी है ना, 4 लीटर डाल दिया ना पूरा। 9 वाला फिल हो गया ना पूरा, 9 लीटर का जा रहा है ना। हाँ अब 9 में 4 को दोबारा डाल दोगे तो 9 में हो जाएगा 7 और 4 में हो जाएगा 0। आप बताओ ये स्टेप देख के बताओ क्या कहाँ पे दिक्कत है। पहले स्टेप में क्या था, दोनों बाल्टी खाली थी हमारे पास, तो 4 वाली भर के मैंने 9 में डाल दी, तो 9 के अंदर 4 किलो हो गया, 4 के अंदर 0। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस। चारू बताओ आप। हाँ आ गई। अगर 9 वाला खाली होगा, हाँ 4 वाला भी खाली, 4 से 9 में, तो 9 का 4 किलो हो गया, 4 के अंदर एक भी नहीं है। दोबारा से यही काम कर दिया तो 9 वाले के अंदर 8 किलो हो गया, 4 के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट। अब तिबारा लेकिन यही काम करेंगे हाँ तो ठीक है 9 9 हो 9 के गया अंदर total। सिर्फ एक जाएगा, एक जाएगा और 4 के अंदर 3 बचेगा। अब चौथी बार क्या करना है, 9 वाले को फेंक देना है, सारा पानी खाली हो जाएगी 9 वाली, तो जो इसके अंदर 3 था वो डाल देंगे इसके अंदर, तो 3 बचेगा और इसके अंदर 0 हो जाएगा। पांचवी बार में फिर से भर के डाल दो तो 7 हो जाएगा। आया चारू, समझ में नहीं आया? आ गया। लेकिन ठीक है उसने तो ऐसा बकेट जो पता नहीं बोला बकेट ये था कि अपने जो अपनी उसने बकेट ये है वो बोला ना, था या नहीं कि खाली है या भरे हैं, उसने शायद पता नहीं बोला था भरे हैं। ना ना भरे वाले तो भरे से तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों भरे हाँ में तो कैसे तोलोगे। तो नहीं होता, क्वेश्चन यही है, बट ठीक है ये क्वेश्चन तो अभी आप किस्मत की बात है ना, आपको उस समय एकदम ऑन द स्पॉट दिमाग चला या नहीं चला, हम्म तो कोई नहीं, मतलब और बाकी शीशा पर इसमें आपको फोकस करना है, इसके आंसर गलत मत दो। और अब एमबीसी प्रैक्टिस कर करके एमबीसी के भी गलत मत दो, तो अब आप लोगों का अब इंटरव्यू निकालना शुरू करोगे आप लोग, मुझे जहां तक लग रहा है। सर उसको रहने दो फिर इस वाले को ना, अभी तो कल उनका कंफर्मेशन आएगा, कल परसों जब भी, तो उनको हाँ ऑफर इसको तो लेटर रहने लोगे दो, क्योंकि उनसे। मेरे ख्याल से तो चलो ऑफर लेटर ले लो, अच्छा। मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, तुम ऑफर लेटर ले लो इनसे। और ऑफर लेटर लेके ज्वाइन मत करना, क्योंकि ऐसी कंपनी में ज्वाइन करके फिर वो भी फायदा नहीं है तुम्हारे, तुम अभी तुम्हारा इनिशियल स्टेज है, तुम्हें लर्निंग वाली कंपनी चाहिए जहाँ पे कुछ सीख सको ना। यस। अब तुमसे ही कहेंगे सब कुछ तुम ही बताओ तो तुम्हें आएगा ही नहीं, फिर तुम फ्रस्ट्रेट होगे और नेगेटिव रहेगा तुम्हारा, तो इसलिए बढ़िया यस। पॉजिटिव वाली कंपनी में जाओ, बहुत कंपनियां में मिलेगी तुम्हें ऐसी जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा स्टार्टिंग से। ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। चलो गर्वित, आप ओके। दे रहे हो इंटरव्यू, नहीं दे पा रहे अभी? सर थर्सडे और फ्राइडे को है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब एमबीसी का भी रिवाइज करना चलो चालू करो सब लोग। जैसे ही ये क्रूड ऑपरेशन कर लोगे 50% से ज्यादा एमबीसी के आंसर दे पाओगे सारे। कोई पूछेगा क्या करते हो, कहोगे एमबीसी के बनाते हैं, तो कहेगा कैसे लेके आते हो ई कॉमर्स में, तो कहोगे पैसे पैंटे दिखानी है मुझे, तो हमारा डाटाबेस का तो एंटिटी फ्रेमवर्क बना हुआ है ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, जिसमें जैसे पैंट्स के लिए पैंट का मॉडल बना दिया, आईडी कलर साइज ये सब लिख दिया, फिर रिपोजिटरी में उसके मेथड बना दिए कि गेट ऑल पैंट्स, अपडेट पैंट्स, डिटेल डिलीट पैंट्स ये सब, और फिर मॉडल में जाके लिख दिया, यही चाहे पैंट के लिए करो, चाहे ये किसी और चीज के लिए करो, चाहे स्टूडेंट के लिए करो, चाहे टीचर के लिए करो। दुनिया की किसी भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट खोल के देख लो, 90% में यही काम हो रहा होगा, या तो आप कुछ दिखा रहे हो, या तो अपडेट कर रहे हो, या तो डिलीट कर रहे हो, या तो पोस्ट कर रहे हो। क्लियर? क्लियर। यस सर। चलो ठीक है, फिर करो प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, ये बाय वीडियो बाय। भेज देना ये वाला ना। हाँ हाँ ठीक है, भेजता हूँ। ओके।